श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्तुंग शिरश्चुंबि चंद्रचामर चारवे त्रैलोक्य नगरारंभ मूलस्तंभाय शंभवे। छात्र शब्दः किमर्थम् अस्माभिः प्रयुज्यते इत्युक्ते तत्र अस्ति किञ्चित् वैशिष्ट्यं। गुरोर्दोषाणाम् आवरणं छत्रमुच्यते। छत्रं शीलम् अस्य अस्ति इति छात्रः। अस्य यदि भावं सः जानाति, क्वचित् गुरोः समीपे बहुकालं यावत् तिष्ठति इत्यतः क्वचित् गुरोः गुणैः सह अवगुणानपि अभिज्ञातुं प्रभवति शिष्यः। तर्हि यदि जानाति अवगुणान् तर्हि तान् गुणान् सः न प्रकटयति, गुह्यं निगूहयति, गुणान् प्रकटीकरोति। एतत् कर्तुं योग्यः यः भवति सः अस्माकं शिष्यः भवति। अद्य अस्माकं पुरतः सन्ति डॉक्टर सुभाष चंद्र महोदयाः। एते दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य आचार्याः सन्ति। एतैः सह अहं कार्यमपि कृतवान्। बहवः अत्र उक्तवन्तः एते अस्माकं गुरवः सन्ति, वयम् एतेषां शिष्याः स्मः इति। एतैः सह अहं प्राविधिकशब्दनिर्माणकार्यशाला या जायमाना अस्ति, अधुनापि जायमाना अस्ति, तस्यां कार्यशालायाम् अहम् आसप्ताहम् एतैः सह उपविश्य कार्यं कृतवान्। तेनापि महान् लाभः अस्माभिः प्राप्तः। शोधाध्येतारः भवन्तः तेषां शिष्याः अपि सन्ति, अतः भवन्तः अपि सामोदम् अस्तु अवश्यम् आचार्याणाम् अत्र व्याख्यानं भवतु इति भवन्तः उक्तवन्तः। अतः अधुना अहम् अस्माकं सर्वेषां विश्वविद्यालयस्य पक्षतः भवतां सर्वेषां पक्षतः पादपप्रदानपुरस्सरम् आचार्याणां स्वागतं कुर्महे। गोपालकृष्ण अग्निहोत्री अस्माकं वरिष्ठः शोधच्छात्रः। धन्यवादः। आचार्याणां विषयः अस्ति अडप्टिंग टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स इन 21st सेंचुरी। आज हमारे सामने डॉक्टर सुभाष चंद्र जी प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं सीएसयू को धन्यवाद दूंगा कि मुझे बुलाया बड़े इम्पोर्टेंट लेक्चर में। आजकल जो हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, और स्पेशली आपके जनरेशन के लिए जो बड़ा ज़रूरी है। हमारा तो बहुत सारी चीज़ें चली गई है, आपकी जनरेशन के लिए ज़रूरी है। तो मैं भी एक शोधार्थी ही हूँ। मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करूँगा कि हम लोग अभी क्या फील कर रहे हैं, चाहे पाठ्यक्रम को लेकर के या हमारे जो सारी चीज़ें हैं। तो उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि जब आपकी जनरेशन हमारे स्टेज में आएगी तो आपके साथ क्या समस्याएं आने वाली है और आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आने वाली है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है अभी जो हमारे पाठ्यक्रम या 21वीं सदी की जो समस्या है, आपको पता होगा हम सारे संस्कृत के अध्येता हैं, तो बिना प्रयोजन का हम कोई कार्य नहीं करते हैं। सबके यहाँ सबसे पहली समस्या क्या होती है, घर में कोई भी आप काम करते हैं, आपके पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है क्या करोगे आगे। संस्कृत पढ़नी है, एमए करना है, आप जैसे ही कोई क्वेश्चन करते करते हो मुझे ये काम करना है, तो फर्स्ट क्वेरी घर वालों की होती है कि आप क्या करोगे, संस्कृत पढ़ के, पीएचडी करके, एमए करके, आचार्य शास्त्री या बीएड कुछ भी करके आगे करोगे क्या। तो पहला क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, एजुकेशन का सिर्फ मुख्य उद्देश्य वृत्ति या रोजगार पाना नहीं है, व्यक्तित्व निर्माण भी है, हम चीजों को सीखना भी है, लेकिन गौण जो उद्देश्य है जो आजकल प्राथमिक होता जा रहा है हमारी, हम करेंगे क्या आगे चल करके, ये तो है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अनुभव कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं विद्यार्थी भी देख रहा हूँ डीयू से जो आए हैं, तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि डे बाय डे संस्कृत की स्टूडेंट की संख्या कम होती जा रही है। तो ये हमारा काम है कि क्यों कम होती जा रही है, इसको एक्सप्लोर करना एक टीचर का ही काम है। तो हमारी कमी है कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो अनुभव किया, पहला ये है कि संस्कृत में एक तो दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं। पहले वो स्टूडेंट कुछ, अगर 1500 स्टूडेंट का एडमिशन होता हमारे यहाँ, तो उसमें से 50 या 100 स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो संस्कृत इसलिए पढ़ते हैं, उनका शौक है संस्कृत पढ़ने का। 1500 में से 100 मैक्सिमम यही स्टूडेंट होते हैं जिनका शौक से वो संस्कृत पढ़ रहे हैं। बाकी जो 1400 स्टूडेंट हैं उसमें से कुछ है, ठीक है, किसी ने गाइड नहीं किया तो पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ लिया। मोर देन 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मजबूरी में संस्कृत पढ़ लिया, कहीं और एडमिशन नहीं मिला। संस्कृत नहीं, बाकी लैंग्वेजेज की भी बात कर रहा हूँ, हिंदी का भी वही स्टेटस है या अदर लैंग्वेजेज का भी सेम स्टेटस है। कारण
हम कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन में हमारे पास है, मार्केट में या सोसाइटी में संस्कृत पढ़ के ये धारणा बना दी गई कि कोई जॉब ऑप्शन नहीं है। उसका सिंपल रीजन ये है कि हमने अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा भी मॉडिफाई नहीं किया। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम देखूं तो मैंने 2002 से लेके 4 में एमए किया था डीयू से। हम जो लोग पढ़ते थे वही आज भी पाठ्यक्रम में है। आप वही साइंस या अदर सब्जेक्ट्स को देखिए, क्या क्या चीजें आ गई है। बायोलॉजी पहले हुआ करती थी, आप लोग बहुत सारे लोग साइंस के होंगे या पढ़ के आए होंगे स्कूल में। अभी बायोलॉजी से बायो टेक्नोलॉजी आ गई, बायो फिजिक्स आ गई, बायो केमिस्ट्री आ गई। तो दोनों को मर्ज करके नया एरिया मर्ज कर दिया। हमने नहीं किया, कुछ कमी नहीं थी हमारे यहाँ। आपको पता होगा अगर हमारे यहाँ कमी होती तो वेद के बाद कोई रचनाएं ही नहीं होती। वेदांग की क्या जरूरत थी? नहीं थी ना। वेदांग क्यों लिखे गए? वेदांग के बाद सब वेदांगों पे अलग से काम हुए। वेदांग तक ही नहीं रुका, व्याकरण वेदांग बन गया। अब बड़े सारे व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए। देखा लोगों ने अष्टाध्यायी, पाणिनि जब आए, अगर पाणिनि को ही फोकस करें, बहुत सारे व्याकरण है। पाणिनि के बाद कितने काम हुए। देखा कि पाणिनि सिस्टम से पढ़ने में लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रक्रिया ग्रंथ लिखे गए। वहां पे लोगों ने उस समय देखा कि मॉडिफाई किया। जैसे लगा कि लोगों का वहां पे झुकाव कम हो रहा है, उस प्रक्रिया से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लोगों ने प्रक्रिया ग्रंथ की रचना करी। वहां भी देखा कि वो भी तो वास्ट ही हो रहा है, पूरे अष्टाध्यायी के सारे सूत्र हैं सिर्फ प्रक्रिया की दृष्टि से है। तो लोगों ने उसको और संक्षेप किया, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि की रचनाएं हुई। वहां भी नहीं रुके। उसके बाद लघु सिद्धांत लिखने के बाद बड़ी सारी वृत्तियां लिखी गई, बड़ी सारी टीकाएं लिखी गई लघु सिद्धांत या सिद्धांत पे। फिर फाइनली जब आपके तक आती है चीजें तो आप पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ते हैं। अगर यूनिवर्सिटी 2 टाइप का सिस्टम है, एक तो ट्रेडिशनल है और दूसरा यूनिवर्सिटी मॉडर्न सिस्टम है। मॉडर्न में पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी या पूरा टेक्स्ट, पूरा शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। उसमें भी पूरा एमए में, जो हमारे यहाँ से एमए बच्चे कर रहे हैं उनको पता होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि थोड़ा सा पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, वो भी थोड़ा सा, पूरा वो भी नहीं, सुबंध पढ़ लिया थोड़ा सा, तिगंत पढ़ लिया। उसके बाद बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। तो ये स्टेटस रहा कि शुरू से लेकर के बहुत सारे चेंजेज हुए और प्रायः जितने हमारे पाठ्यक्रम में चीजें आई वो क्या हुआ, मेजर आप देखिए कि दीव का या किसी भी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम उठा के देखिए, लिटरेचर तक ज्यादा चीजें सीमित हो गई। हमने क्या किया, संस्कृत को पूरी हमारी जो विरासत या ज्ञान परंपरा थी उसको छोड़ दिया एक साइड, सिर्फ लिटरेचर तक सीमित कर दिया। और लिटरेचर में भी साइंस होता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोई भी साहित्य जब लिखा जाता है तत्कालीन परिस्थितियों को बताता है वो। जैसे मेघदूतम बड़ा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, रस लेके पढ़ते हैं बड़ा सारा। कितने लोगों ने मेघदूतम में कुछ साइंस या एस्ट्रोलॉजी या बहुत सारा वास्तु के हिसाब से पढ़ा है? नहीं सोचा होगा, नहीं, ना तो ऐसा कभी पढ़ाया जाता है, ना उस तरीके से आपको मिलता होगा। आपको पता है हमारी प्राचीन या कालिदास के समय की जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी, एक तो उसका पूरा वर्णन है। आपको पता होगा, मेघदूत के थोड़ी सी कथा पता होगी। सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है भारतवर्ष में? वर्षा मेघालय। मेघालय का वर्णन कालिदास ने नहीं किया, क्यों? वृष्टि विज्ञान का ग्रंथ माना जाता है ना मेघदूतम को, फिर भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि रामगिरी की जो पोजीशन है, नॉर्थ में जो मानसून आता है वो रामगिरी से चल के सीधे आता है, वो ईस्ट में नहीं जाता है। वो मेघालय का जो मानसून आता है वो डिफरेंट लोकेशन से आता है। इसलिए कालिदास इस चीजों से अवगत थे, वो रास्ते में पड़ता ही नहीं है एक्चुअली। तो उन्होंने ये वर्णन किया, कितना अच्छा साइंस था, पूरा भौगोलिक। और दूसरी चीजें, अभी भी हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, अभी भी है। हर राज्य में कुछ विशेष चीजें होती, चाहे वो कृषि के मामले में बड़ा अच्छा होता है, बड़ी सारी चीजें। कालिदास ने आप क्या वर्णन किया, अलग अलग नदियों का वर्णन किया, अलग अलग स्टेट या जो भी जगह थी वहां की क्या विशेषता थी उसका वर्णन किया। मतलब तत्कालीन जहां पे जो सारी चीजें थी वो छोड़ दिया। दूसरा एक वर्णन आता है जब मेघ आ रहा होता है, जब रास्ता बताते हैं कालिदास, जब रास्ता उसको बता रहे होते हैं कि जब जाओगे, तो बारिश का समय था, तो बोलते हैं कि ये काफी टाइम हो गया होगा, मेघ को यक्ष बोलता है कि अब तुम्हें प्यास लग गई होगी। तो पीने के लिए कैसा पानी हमें चाहिए? स्वच्छ पानी चाहिए। बारिश का समय था तो हर जगह पानी मिलेगा, लेकिन वहां पे कालिदास ये बोलते हैं कि नहीं, अभी कोई एक नदी का वर्णन है, अभी तुम इस नदी के जल का पान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बारिश का समय है,
नदी का जल बहुत गंदा हो गया होगा, तो लेकिन थोड़ी दूर और आगे बढ़ोगे तो वही नदी है, थोड़ी आगे जाएगी तो निर्मल हो जाती है। कैसे निर्मल होती है? वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है वहां पे। क्या है? वही नदी बड़ी संकरी चीजों से गुजरती है, पहाड़ों से और जंगलों से गुजरती है, झाड़ियों के बीच से गुजरती है, जिस वजह से उसका ही पानी फिल्टर होकर के स्वच्छ हो जाएगा, तब तुम उसका पान कर सकते हो। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आपको पता है जो आजकल घर में फिल्टर यूज करते हैं, क्या टेक्निक होती है? कोई बिजली या केमिकल लगता है उसमें? देखा आप लोगों ने घर में आरओ सबके लगे होंगे, तो कैसे फिल्टर होता हो? कोई बिजली या केमिकल डाला जाता है उसमें? कुछ नहीं होता है। पानी को बहुत सकरे चैम्बर से गुजारा जाता है, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। कभी जब फिल्टर खराब होने वाला हो तो उसमें पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक डाल के देखिए, वो भी क्लीन होके निकलेगा। वो ऐसे चैम्बर से उसको गुजारते हैं, वही टेक्निक यूज होती है। कालिदास तो उस समय से ही उनको पता था। ये कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता पाठ्यक्रम में। हमने क्या लिटरेचर अच्छे से रस लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया। पहली चीज तो ये है। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहली जरूरत क्या है अभी? पाठ्यक्रम में बदलाव की। दूसरा, अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा अच्छा भी मानते हैं कि इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए एक दुष्परिणाम इसका होगा, ये नहीं होना चाहिए। बट प्रश्न ये है कि हम किसके लिए ये चीजें बना रहे हैं? सबसे ज्यादा आज अगर आपके बहुत सारे लोगों के घर में छोटे बच्चे होंगे या समाज में होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे सबसे ज्यादा कहां से सीखते हैं आजकल? मोबाइल से। कितने कार्टून ऐसे हैं जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा या हमारी भारतीय जो प्राचीन सारी चीजें थी, चाहे रामायण महाभारत हो या हमारा ट्रेडिशन हो, उस पे कितने कार्टून है अच्छे जो एक्चुअल स्टोरी को प्रेजेंट करते हो? है कोई? रेयर। वो छोटा भीम, हनुमान, वो सब ठीक है, वो उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। कारण ये कि उसमें जो लोग बनाने वाले हैं, ना तो संस्कृत वाले उनके लिए स्टोरी देते हैं, ना स्क्रिप्ट देते हैं, उसमें है ही नहीं, तो अच्छी स्क्रिप्ट देंगे कहां से? अभी एक मूवी आई थी, बड़ा विवाद हुआ था रामायण के ऊपर, आदि पुरुष। स्टोरी देखो कहां से कर, देखा होगा आप लोगों ने। देखना चाहिए, विवाद वाली चीजें भी देखनी चाहिए, विरोध तो करो, देख लेना चाहिए। क्या स्टोरी बना दी उन्होंने, सुसेन वैद का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया उन्होंने उसमें, ठीक है ना, आपने देखा होगा। मतलब कहां से कहां क्या स्टोरी कैसे बना दी। अब होगा क्या, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? हम तो ठीक है, हम जानते हैं, जो बच्चे आज की जनरेशन देखेगी, जिसको रामायण के बारे में हमें पता नहीं है, पूरा स्टोरी परिवर्तन हो गया उसका माइंड। अब जो आज के 10 साल 15 साल बाद जनरेशन होगी, वो उस मूवी की अगर एक बार देख लेगी, हमारी रामायण की तो पूरी स्टोरी, एक्चुअल चीजें खत्म। तो अब क्या है? सबसे बड़ा कारण ये क्या है कि हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। तो बड़े सारे चीजें हैं कि जिससे हमें इसको, पहले एक हमें क्या करना है कि संस्कृत को सिर्फ हमें भाषा नहीं माननी है। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है। अगर हम सिर्फ भाषा मानेंगे तो ये वास्तविकता है कि अब संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं है। हम कितना भी प्रयास करें, वही लोग बोलेंगे जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वही बोलेंगे। हम ये चाहें कि हमारे घर में ठीक है, कोई पढ़ रहा है तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी बेटी या बेटा सीख सकता है, मेरे पेरेंट्स या उनको थोड़ा सा हम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि सब्जी बेचने वाला भी संस्कृत भाषा बोले, या हम सोसाइटी में जा रहे हैं जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बोले, तो एज ए भाषा वैज्ञानिक मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। वो ठीक है जो लोग पढ़ रहे हैं उन तक। और अगर हम भाषा, लेकिन संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, एक चीज हमें ध्यान रखनी है। हमने क्या किया, बहुत सालों से संस्कृत को सिर्फ एक भाषा के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करी। ये हमारा सबसे निगेटिव पॉइंट था। हमने संस्कृत में छिपी हुई जो ज्ञान परंपरा है उसको आगे बढ़ना नहीं बढ़ाया। आयुर्वेद पहला एक सब्जेक्ट है, आयुर्वेद। कहां, किस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का सिलेबस है? पढ़ाया जाता है कहीं? किसी भी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद का विशेष कुछ है? ट्रेडिशनल में कहीं पढ़ाया जाता है? जहां अब समस्या है, जहां ट्रेडिशनल में पढ़ाया जाता है वो सिर्फ टेक्सचुअल पढ़ाया जाता है, वहां प्रायोगिक पक्ष उसका बिल्कुल है ही नहीं। बीए एमएस वाले जो पढ़ते हैं, ट्रांसलेटेड पढ़ाया जाता है, उसका अनुवाद भस्म को आयरन डस्ट कर देंगे, संस्कार को रिचुअल कर देंगे, यज्ञ को सेक्रीफाई कर देंगे, तो सारा हमारा कॉन्सेप्ट ही बदल गया वहां पे। तो ये सारी चीजें हुई। तो सबसे पहला जो काम करना है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, सारी चीजें उसको, लेक्सिकोग्राफी का इतना
बड़ा ट्रेडिशन हमारे यहाँ है, निघंटू से लेकर के कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई, हमने छोड़ दिया। किस यूनिवर्सिटी में लेक्सिकोग्राफी या शब्दकोश विज्ञान पढ़ाया जाता है? कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जबकि भाषा में मूल तत्व तो ये होता है, बिना शब्दकोश का आप दूसरी भाषा नहीं सीख सकते। कैसे सीखेंगे जब शब्द ही नहीं होगा, और ना तो आप लिटरेचर बना सकते बिना शब्दकोश का। तो पूरी परंपरा को हमने छोड़ दिया। पूरा लिंग्विस्टिक में अगर जो प्योर आजकल की लिंग्विस्टिक है उसमें लेक्सिकोग्राफी एक अलग ही सब्जेक्ट है। चाहे आपको मशीन ट्रांसलेशन करना हो, लैंग्वेज एनालिसिस करनी हो, बिना लेक्सिकन का आप काम कर ही नहीं सकते। पाणिनि का व्याकरण बिना शब्दकोश का संभव था ही नहीं। आपको लोगों को लगता होगा बहुत सारे वैयाकरण होंगे, पाणिनि से पहले बड़े सारे वैयाकरण थे, उनकी पूरी परंपरा थी। पाणिनि ने क्या काम किया? कलेक्शन का काम नहीं किया। पाणिनि ने कलेक्टेड ऑलरेडी थी सारी चीजें। पाणिनि ने सिर्फ जो मेथड अप्लाई करी, पूरी प्रोग्रामिंग करी अष्टाध्यायी। उन्होंने कलेक्शन नहीं किया। कलेक्शन करते तो आज की तरह टेक्निक नहीं थी कि कंप्यूटर में तुरंत डेटा बना लो, सॉर्ट कर लो, उसको सिमिलरिटी को अलग कर लो, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो उतने जल्दी पॉसिबल नहीं था। पूरी व्याकरण की परंपरा थी। आपको पता होगा, जैसे सिंपल मैं धातु पाठ की बात करूं, पाणिनि से पहले धातु पाठ था। पांडे ने क्या किया? धातुएं तो उतनी ही थी, रीअरेंज किया। बहुत सारे धातु पाठ में आपको उभयपदी धातु का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ परस्मयी पद और आत्मनेय पद है। उभयपदी की जगह पे क्या किया? जो उभयपदी धातुएं हैं उसको दोनों लिस्ट में डाल दिया, परस्मयी पद में भी डाल दिया लिस्ट में और आत्मनेय पद में भी डाल दिया। पांडे ने एक नई टेक्निक अप्लाई कर दी, दूसरा एक कैटेगरी बना दी, उसको अलग से डाल दिया और बोल दिया दोनों पदों में। तो अब क्या हुआ? एक तो धातु पाठ की संख्या छोटी हो गई, अदरवाइज कुछ रिपीट हो जाती दोनों जगह तो धातुओं की संख्या बढ़ जाती। तो ये काम किया। बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का ये है कि इतनी सारी चीजों में जो करना है, पहला तो हमें पाठ्यक्रम में रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमने नहीं चेंज किया। दूसरी चीज है भाषा विज्ञान की परंपरा, बहुत सारी थी। भाषा विज्ञान के बड़े सारे स्कोप्स अभी हैं, बहुत सारा उसमें है। हमने आपको कभी आपने सोचा है कि हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों में उच्चारण पे इतना ध्यान क्यों दिया जाता है? इंद्र शत्रु वाला एग्जाम्पल सबको पता होगा। दो तरीके से उच्चारण अगर नहीं होगा तो इतना ज्यादा क्यों लोगों ने ध्यान दिया कि गलत कर देंगे, अर्थ ही पूरा उल्टा हो जाता है। इंद्र शत्रु वर्धस्व करके आता है ना, तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया। ऐसा क्यों किया गया? पता आपको, हमारे वैदिक मंत्रों से ट्रीटमेंट किया जाता था बहुत सारी चीजों का। पहले होता था कि अगर आपको कोई बीमारी ऐसे कुछ है तो वैदिक मंत्र प्रिस्क्राइब कर दिया जाता था ट्रीटमेंट के लिए कि आप इसका उच्चारण करो। कभी सोचा आपने कि वो मंत्र ऐसा नहीं कहा जाता था कि आप जाकर के किसी और को कर दिया, घर वाले भी कर देंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं, जो बीमार है उसके लिए ट्रीटमेंट होगा। ये एक प्रकार का योगा था एक्चुअली। उच्चारण विधि आपको पता होगी। हमारे यहाँ उच्चारण विधि पे इतना ध्यान क्यों दिया लोगों ने? प्रोनाउंसिएशन सिस्टम पे। उच्चारण होता कैसे है? उच्चारण कैसे होता है पता आप लोगों ने? पाणिनीय शिक्षा छोटा सा अंश हम लगाते हैं। अगर आपको फोनोलॉजी या फोनेटिक्स, या आजकल आपके फोन में आ गया हो ना स्पीच रिकॉग्निशन, ये सारा आ गया होगा ना फोन पे, आप ओके गूगल या स्पीच सर्च करते होंगे, वो पाणिनीय शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है बनाना। हम जानते ही नहीं, हमने कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि संस्कृत की स्टूडेंट बनाए। आपको जो गूगल है या फिर एलेक्सा अमेजॉन ने डेवलप किया है, वो लोग जो आजकल लिंग्विस्ट हायर करते हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसे लिंग्विस्ट को हायर करेंगे जिनका संस्कृत का बैकग्राउंड हो। ऐसा क्यों करते हैं? उच्चारण विधि आपको पता कैसे उच्चारण होता है? यहाँ किसी को उच्चारण होता कैसे है? हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं? बांसुरी बजाया है या देखा है बजाते हुए? बांसुरी में क्या होता है? बांसुरी के स्ट्रक्चर को समझ लोगे तो खुद समझना आसान होगा। कैसे? बांसुरी में क्या होता है? पीछे 7 छिद्र होते हैं और एक एयर ब्लो करने के लिए। तो एक तो इंस्ट्रूमेंट हो गया बांसुरी पूरा, और दूसरा क्या हो गया? एयर, हवा चाहिए हमें। ठीक है, हवा ब्लो करेंगे फिर एक नॉर्मल ध्वनि निकलेगी। यही तो क्या होगा? एक तो इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हवा। बजाना क्या है? वो डिसीजन माइंड से होगा जो बजाएगा, है ना। फिर कंट्रोल करते हैं आप, कंट्रोल यूनिट से फिंगर से कंट्रोल करते हैं ना, उस पे कंट्रोल करने के बाद अलग अलग ध्वनि निकलती है। तो हम भी ऐसे उच्चारण करते हैं। डिसीजन कहाँ होता है? जैसे किसी ने पूछा आपका क्या नाम है, तो ये सब सारे हमारे जो इनपुट डिवाइस हैं, जैसे आप मशीन में इनपुट देते हो ना, कीबोर्ड और माउस है इनपुट देने के लिए, आपने टाइप कर दिया तो रिजल्ट आने लगता है। यही है ना, आपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए किया, तो हमें किसी ने बोला
तो कान है हमारी, स्पर्श से भी होता है, ये सारी आंख से देख करके भी इनपुट ले सकते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस है। इनपुट गया, माइंड में एनालाइज हुआ, आंसर जनरेट हुआ। फिर ये सारे हार्डवेयर से पार्ट सारे। पहले क्या कारक है? एयर। एयर के लिए क्या कारक है बॉडी में? फेफड़े या लंग्स। तो वहां पे सिग्नल जाता है, इंटरनली सिग्नल जाता है कि यहां से एयर का प्रेशर जाता है, यहां पे कनेक्टेड होता है। तो चूंकि उच्चारण करना है तो मुख से निकले, मुख इंस्ट्रूमेंट हो गया। कंट्रोल यूनिट क्या है? जिह्वा। उच्चारण स्थान पता होगा आप लोगों को, किसके बेसिस पे होता है? जिह्वा जहां को टच, जिसको टच करती है वो स्थान बन जाता है, यही ना। 3 प्रकार के स हैं। तो कैसे अब हम तो बोल के कहते हैं कि ये दंत सा का उच्चारण कर रहे हैं, मूर्धन्य सा का है, ठीक है, तालव्य सा का है। तो कैसे आपको पता चलता है? अब कभी तीनों का उच्चारण करो तो आपकी जिह्वा की पोजीशन ध्यान से सोचो कहां जाती है। उच्चारण करके देखो जिह्वा की पोजीशन कहां जाती है, उसी आधार पे नामकरण होता है ध्वनियों का, है ना। ऊपर है तालु, नॉर्मल उच्चारण करेंगे दंत सा का, जिसको हम बोलते हैं सपेरा वाला सा, हिंदी वाले समझते हैं ना। तो तब जिह्वा की पोजीशन कहां पे है? दांत के ऊपर। तो दांत को टच कर रही है, तो दंत सा का उच्चारण हो गया। यही एफर्ट अगर आप बंद कर देंगे तो इसमें सबसे आसान उच्चारण किसका है? दंत सा का। उसके बाद तालु, तालु ऊपर होती है, तो जब जिह्वा आपके तालु को टच करेगी तो ऑटोमेटिक उच्चारण होगा तालव्य सा का। और अंदर तालु की तरफ रोल करके जाएंगे तो मूर्धन्य, मूर्धा का स्थान है, तो मूर्धन्य ध्वनि। जितनी मूर्धन्य ध्वनियां हैं, अब डिफिकल्ट सबसे तीनों में क्या है? तालव्य और मूर्धन्य। तालव्य मध्य कैटेगरी का है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मूर्धन्य। अब मूर्धन्य ध्वनि उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तालव्य उससे थोड़ा कम लगता है। अगर हम एक टाइम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक दंत ध्वनि में शिफ्ट हो जाएगी। तो जब पाली प्राकृत विकसित हुई भाषा, स्पेशली वो किसकी भाषा थी पाली प्राकृत? आपको पता है? जन भाषा बोलते हैं ना हम। जन में वो थी, वो थोड़ा सामाजिक कारण भी था, वर्ण व्यवस्था बड़ी जटिल हो गई थी उस समय। जटिल होने की वजह से क्या हुआ? शिक्षा व्यवस्था पे प्रभाव पड़ा। आपको पता होगा धर्मशास्त्र कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार वहां पे नहीं था, स्पेशली धर्मशास्त्र काल में, जब जन्म के अनुसार हो गई। वैश्य और ये सारे लोग उसको शिक्षा ग्रहण करते थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? तो ये लोग उसको ग्रहण कर पाए, जो लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, वो जन भाषा वो बन गई। तो इसमें सारे आया कि पाली प्राकृत में ध्वनियां बहुत सारी खत्म हो गई। कौन सी ध्वनियां खत्म हुई? जो क्लिष्ट ध्वनियां थी। क्लिष्ट ध्वनियां मतलब जिनका उच्चारण करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो तालव्य और मूर्धन्य गायब होकर के किस पे शिफ्ट हो गई? दंत पे। इसलिए वहां पे नहीं मिलेगा। री का उच्चारण करना डिफिकल्ट था तो री गायब हो गई। री भी ऐसे लौकिक संस्कृत में भी री का उच्चारण गायब हो गया। तो बहुत सारी ध्वनियां गायब हो गई। तो ये सारा परिवर्तन हुआ था। खैर, तो ये टाइम तो बड़ा कम है। तो बड़ा सारा आजकल जो बदलाव बड़े तेजी से हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, चाहे वो सामाजिक स्थिति में बदलाव हो, आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक, किसी भी स्थिति में बदलाव हो, तो शिक्षा में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। अब शिक्षा में कैसे परिवर्तन करेंगे? टीचिंग मेथड्स हमारी बदल रही हैं। टीचिंग मेथड्स हमारी बदल रही हैं। तो हमें सबसे पहले तो पाठ्यक्रम और मेथडोलॉजी में परिवर्तन करना है। मेथड क्या हो रहा है? आजकल ऑनलाइन शिक्षा हम ना चाहते हुए भी, कहीं ना कहीं हम ना चाहेंगे तो भी, अब देखो आप लोग इतने सारे लोग हो, ऑफलाइन बहुत सारे लोग नहीं आए, हमें ऑप्शन देना पड़ा कि हम ऑनलाइन भी जो है करेंगे। तो एक तो ये ऑप्शन देना पड़ा। और कितने लोग ऐसे हैं कि कोई अगर सर बोलें कि हम नोट्स दे देते हैं, आप लोग ले जाओ प्रिंटेड फॉर्म में, 50% लोग ये बोलेंगे सर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मेल कर दीजिए, हम प्रिंट कर लेंगे, आप फोन में पढ़ लेंगे। यही हो रहा है। तो आपकी जनरेशन अगर इस लेवल तक आ गई है, तो अभी जो छोटे बच्चे स्कूल में है, जब आपके समय में आएंगे तो उस समय क्या होगा? तो मेजर परिवर्तन। तो दूसरा, टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। हम ना चाहते हुए भी, अगर हमें कितना भी बहाना बना ले कि हमें नहीं करना है, ये उसका बड़ा दुष्परिणाम है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो जितने जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर होगा। हमने बहुत देरी कर दी है। आपको पता होगा कि जब लिपियां, बहुत सारी लिपियां, हमारे यहाँ बहुत सारी लिपि में भाषाएं लिखी जाती थी। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो बहुत सारी लिपियां गायब मतलब खत्म हो गई। क्यों? जिन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए फॉन्ट्स नहीं बनाए और बहुत सारी चीजों का, टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं किया, अब जब चूंकि अब सारी चीजें प्रिंटेड फॉर्म में आने लगी है,
तो अब उसको टाइप कैसे होगा, जिस भी लैंग्वेज के, अभी जैसे शारदा लिपि अभी है, जेएनयू कोशिश कर रहा है उसको रिवाइव करने की फॉन्ट बनाने के लिए। अब जब उसके फॉन्ट नहीं होंगे तो लोग टाइप कैसे करेंगे? जो लोग बोल भी रहे होंगे अगर लिखना चाहेंगे तो किसका सहारा लेंगे? या तो देवनागरी का लेंगे या फिर रोमन का सहारा लेंगे। तो एक तो लिपि खत्म हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी को नहीं हम अडेप्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ज्ञान परंपरा या नॉलेज सिस्टम है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। जब लोगों तक संस्कृत में, अब संस्कृत वाले जितना भला करेंगे उससे ज्यादा उपकार संस्कृत का वो लोग करेंगे जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके लिए उपकारी है। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा। बहुत सारी 2 जनरेशन है। एक तो ऐसी जनरेशन है जो 95 या 2000 से पहले पैदा हुई है, जो आप लोग जैसे हैं, तो उनकी थोड़ी सी डिमांड अलग है। लेकिन 2010 के बाद जो पैदा हुए हैं उनमें और सारे चेंजेज है, वो तो और भी आगे हैं। तो टेक्नोलॉजी को एक तो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब धीरे धीरे सारी चीजें, लर्निंग भी जो है ऐप बेस्ड लर्निंग और बहुत सारी चीजें हैं। पहले जैसे गुरुकुल में हम पढ़ा करते थे ना, अभी भी जहां गुरुकुल से जो विद्यार्थी होंगे उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं थोड़ा सर्वांगीण की तरफ जाती है। सर्वांगीण मतलब जो यूनिवर्सिटी सिस्टम के हैं वो बाकी नॉलेज में उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। लाइक जो गुरुकुल में है वो एग्रीकल्चर भी थोड़ा सीख लेते हैं, पशुओं की देखभाल भी करना सीख लेते हैं, क्लीनिंग भी सीख लेते हैं, बाकी सारी चीजें भी जो सामाजिक उनको घर में करना है वो सीख लेते हैं। लेकिन जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम है, वहां उनको इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। और ये भी जरूरी है। ये सबसे बड़ा एक बाद में प्रॉब्लम हो रही है। आजकल हम बोल रहे हैं ना कि जो हमारी जनरेशन है उनको नहीं आता है कुछ, वो फोकस्ड है, पढ़ लिया। सबसे बड़ा कारण ये है कि स्कूल में झाड़ू की फोटो के साथ झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवाई जाती है। तो जो स्टूडेंट झाड़ू के साथ फोटो खिंचवा के सफाई का कॉन्सेप्ट पढ़ के आया होगा वो कभी क्लीनिंग कैसे कर पाएगा? ऑब्वियसली। तो वो उसको एक जो दैनिक जीवन की शिक्षा है वो उसके साथ नहीं है। खाना बनाना लोगों को आजकल नहीं आता है। क्यों? शिक्षा में कहीं शामिल ही नहीं है। गुरुकुलीय शिक्षा में ये चीजें शामिल थी कि खाना हमें खुद बनाना है। ये पहले की जो परंपरा थी हमारी, वो सारी चीजें थी। भिक्षा का कॉन्सेप्ट था ना, भिक्षा मांगने का पहले की जो शिक्षा थी, क्यों था? इतना सही कॉन्सेप्ट था। क्यों था ऐसा आपको पता है? सब उस समय के स्टूडेंट बड़े गरीब हुआ करते थे, उनके पास नहीं होता था। गुरुकुल भी बड़े अमीर हुआ करते थे। क्यों था? पूरे 25 साल या 10 साल का जो समय होता था उनको समाज में भ्रमण करना होता था। भ्रमण करना क्यों होता था? समाज की परिस्थितियों को देखना है उनको। क्योंकि 10 साल के बाद, जो हम 21 सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है। 10 साल तक आपको यह सीखना होता था समाज में क्या सामाजिक समस्याएं हैं, क्या आर्थिक समस्याएं हैं। उसी में से कल को कोई राजा बनेगा गुरुकुल का विद्यार्थी, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, उस समय जो भी प्रशासनिक पद रहा होगा, कोई कुछ बनेगा। तो जो गृहस्थ आश्रम में जब जाएगा, जिम्मेदारी मिलेगी, जब उसको समस्या का ही नहीं पता होगा तो समाधान क्या देगा? तो कितनी अच्छी व्यवस्था थी। आजकल कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कोई आईएएस, कोई डीएम है, गांव गांव कोई भ्रमण करता है, उसको पता ही नहीं होता एक्चुअल समस्या क्या है। जब समस्या नहीं होगी तो समाधान कैसे देगा? तो 25 साल जो उसको पूरा गुरुकुल वाले सिस्टम में उसको जाके भ्रमण कराया जाता था। दूसरा, विनम्र होना, ये भी तो भाव जागृत करना है ना। तो ये भी सारी चीजें, आजकल ये सारी चीजें खत्म। तो हर सारी चीजें, थोड़ा सा ये था गुरुकुल में कौशल तो होता था, पहले होता था, अब थोड़ा कौशल और मॉडर्न चीजों से थोड़ा हट गई है सारी चीजें। तो उसको एक तो दोनों को सामंजस्य से बैठाना है कि मॉडर्न चीजें भी होनी चाहिए। और जैसे सर ने अभी बोला था कि ये अभी बीएमएस वगैरह भी हम सीएसयू इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ये भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी, डीयू में इतने टेक्नोलॉजी वाला डेवलपमेंट नहीं है, नहीं सिलेबस में हो पा रहा, बट यहाँ पे अभी है, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। दूसरा, मॉडर्न सिस्टम जो है, पहली चीज है संस्कृत की जो एजुकेशन है 6ठी कक्षा से प्रारंभ होता, आपको पता होगा, छोटा सा सिलेबस है। तो वहां भी कहीं ना कहीं हमारे में से ही कोई फैकल्टी ज्यादा पढ़ाने के लिए, तो वही साइंस का टीचर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाता है। और जब संस्कृत और हिंदी की बात आती है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। मैं अभी रिसेंटली हेरिटेज स्कूल में गया था गुरुग्राम में, बहुत बड़ा स्कूल है, काफी महंगा स्कूल है। तो वहां भी साइंस वाले का एक्सपेरिमेंट की जो लर्निंग है वो अलग है, और जो संस्कृत की लर्निंग है वो बिल्कुल अलग है। तो
वहां भी एक प्रॉब्लम्स है। स्टूडेंट बड़े आगे हैं, स्टूडेंट वहां की वो सारे आते हैं जो ऐप बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन अब संस्कृत में आते हैं, चूंकि फैकल्टी ऐसी नहीं है संस्कृत की को उसमें उनको हेल्प कर पाए। तो मैंने गया था, हम लोग कुछ कोलैबोरेट अभी कर रहे हैं कि स्टूडेंट ही हेल्प करेंगे तो वो सारे करने के लिए। तो अब जब टीचर वैसे नहीं है तो ट्रेनिंग नहीं होगी। तो आप लोगों का जब समय आएगा, इस रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। अगर ये होगा तो आपके लिए एसेट होगा। मैं अपना बैकग्राउंड अगर बताऊं तो मैंने भी आप लोगों की तरह एमए किया, बीए किया, पास कोर्स था मेरा, फिर एमए किया डीयू से, ग्रामर था मेरा, बाद में आके एमफिल पीएचडी मैंने लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में कर लिया, कंप्यूटेशनल में। तो उसके बेसिस पे मैं सीडेक में भी चला गया, अभी भी चाहूँ तो आईटी सेक्टर में जा सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ एकेडमिक में आ गया। तो मेरे यहाँ जॉब की कोई कमी मुझे नहीं हुई, अभी भी ऑप्शन बहुत सारे आते रहते हैं। तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं एकेडमिक से इतर भी चले जाते हैं, या इस फील्ड में आने के बाद बहुत सारे स्कोप्स हैं। अभी हम सर को पता, हम लोग जहां भी काम कर रहे हैं इतने सारी चीजें हैं, क्योंकि बियॉन्ड लैंग्वेज कुछ है ही नहीं। साइंस में एक्सपेरिमेंट होगा, रिसर्च होगा, कम्युनिकेट कैसे होगा, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज तो हर जगह एप्लीकेशन है। और आजकल जहां भी सारी चीजें हैं जो भी है, तो अगर आपका आईटी नॉलेज है और लैंग्वेज का नॉलेज तो बड़ा अच्छा है। तो ये पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें के है। दूसरा, रोजगार क्रिएट करना है। रोजगार कैसे क्रिएट होगा, जब आज की चीजों से जुड़े। दो चीजें हैं, हम स्टूडेंट को अवेयर नहीं कर पा रहे। रोजगार उतने ही आपके ऑप्शन है जितने बाकी स्टूडेंट के हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला ही नहीं है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी कम होती है क्या, जो बाकी के पास नहीं है। नॉर्मल अगर कोई भी ग्रेजुएट हो रहा है, ग्रेजुएट होने के बाद जिन जॉब के ऑप्शन बाकी लोगों के पास है वो आपके पास भी है। हाँ, कुछ स्किल्ड है, लाइक कोई अगर आईआईटी में कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक अलग हो जाती है, आपके लिए नहीं होगी। लेकिन एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। पीजी करने के बाद भी सेम चीजें आपके साथ भी है और बाकी लोगों के साथ भी है। रिसर्च के लिए आपका रिसर्च क्या है, आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च पे आपको फोकस करना होगा, अंतर विषयक। सिर्फ लिटरेरी वर्क करने से, अनुशीलन परिशीलन करने से अब काम चलने वाला नहीं है। जब तक आपके वर्क को 4 लोग नहीं पढ़ेंगे, सारे लोग क्रेडिट नहीं देंगे, तब तक आपकी कोई डिमांड नहीं है। आप करिए धर्मशास्त्र पे रिसर्च, पूरा सोशल साइंस आपके हाथ में आ जाएगा। अगर धर्मशास्त्रों पे आप अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इनफैक्ट आप नारद स्मृति आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे हैं। अर्थशास्त्र है ही, उसके साथ साथ नारद स्मृति है। पूरा जो अभी लोन है ना, हमारे यहाँ लोन मिलता है ना, ऋण, आधुनिक ऋण व्यवस्था जो है वो उस समय की ऋण व्यवस्था क्या थी, वो सारा वर्णन वहां पे मिलता है। तो हमने उसको छोड़ दिया पूरा। प्राचीन जो है हमारे यहाँ ऋण व्यवस्था या वित्त प्रबंधन का कॉन्सेप्ट है वो हमने छोड़ दिया। और आजकल वित्त प्रबंधन पे कितने सारे कार्य हो रहे हैं। वित्त ही तो सब कुछ है ना, आपको पता होगा, शेयर मार्केट और सारी चीजें हो रही है। तो हमने उस पूरे धारा को छोड़ दिया, हमने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं। समाज, इसी तरीके से पूरे धर्मशास्त्रों में समाज का ग्रंथ था ना, वो समाज के इन्वॉल्वमेंट, प्रोटेक्शन, स्वच्छता की रोज हम बात करते हैं। आजकल इतने सारे सेस भी लगा दिया है, टैक्स वगैरह, पता है ना आपको। स्वच्छता के लिए 0.5% लगता है ना एडिशनल चार्ज, टैक्स। तो स्वच्छता की बातें हमने छोड़ दी है। अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ोगे, वहां दंड का विधान, अगर कोई राजमार्ग को गंदा करेगा उसके लिए दंड का विधान किया गया है। आप कभी देखिए तो आजकल कहीं दंड लगता है, हमने खाया, पैकेट फेंक दिया रोड पे, किसी को कोई दंड मिला है? तो कहां से सफाई होगी? सारी जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा सकती है, समझ आया। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने पूरा प्राचीन दंड व्यवस्था या इन सारी चीजों को भी, न्याय व्यवस्था, इन सारी चीजों को छोड़ दिया। तो आवश्यकता है इन सारी चीजों, भारतीय परंपरा के ऊपर पूरे विदेश में भी बहुत सारे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्राचीन जो टेक्नोलॉजी थी कहीं ना कहीं बहुत एडवांस थी। तो अगर हम उस रूप में प्रस्तुत करते हैं, अभी मंजुल भार्गव को कुछ 1-2 साल पहले एक पुरस्कार मैथमेटिक्स में मिला था। अगर आप उनका बैकग्राउंड पढ़ोगे, उनके बैकग्राउंड में उनके फादर्स जो हैं संस्कृत के विद्वान थे, और उन लोगों ने आर्यभट्टीयम और लीलावती वगैरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट उठाए। तो बहुत सारे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हैं। तो दूसरी चीजें, पहली चीजें लिटरेचर तक सीमित नहीं होना है। हमारी जो परंपरा है, जितने भी धाराएं हैं, हर तरीके से, धनुर्वेद को हमने छोड़ दिया है ना, पशुपालन के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब हर प्रकार की थी, तो वो चीजें हमने छोड़ दिया। तो मैं अब सारी चीजें तो फोकस नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, चूंकि मेरा टेक्नोलॉजी है, तो एक तो पूरे पाठ्यक्रम में पहला हमें टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना है। जब तक विद्यार्थी स्किल्ड नहीं होंगे,
तो फिर आगे काम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा गूगल पे बहुत सारे लोग संस्कृत में जब आप सामग्री सर्च करते हैं तो कितनी सामग्री अवेलेबल होती है, लिटरेचर में तो बड़ी ही कम। कुछ एक है अष्टाध्यायी.com, अवेयर हैं आप लोग उससे? कभी आप एक्सेस करिए, इतने अच्छे अच्छे टूल्स हैं, पूरे आपको 2000 धातुओं के रूप कहीं नहीं मिलेंगे, अष्टाध्यायी.com पे मिल जाएंगे। कभी आप देखिए कॉन्टेक्ट अस या डेवलपर में जाइए, किसने डेवलप किया है, उसमें कोई संस्कृत का विद्यार्थी नहीं है, IIT या फॉरेन का कोई व्यक्ति है, अपने कोई उसका फायदा नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, खुद के उससे डेवलप किया। पूरा अष्टाध्यायी पढ़ना हो, पूरे भाष से जितनी सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी, पूरे सारे धातुओं के रूप सनद्यंत के साथ, उपसर्ग अभी ऐड नहीं किया है, अभी जल्दी ऐड हो जाएगा। शब्दकोश अन्वेषण एक वहां पे है, आप देखिए शब्दकोश खोजेंगे, उस पर आप कोई भी शब्द देंगे तो मल्टीपल जो डिक्शनरीज अवेलेबल हैं उसके अनुसार आपको अर्थ मिलेगा। हम लोग सर के साथ जब वहां CST टीम डेवलप कर रहे थे तो उससे बड़ी हेल्प लेते थे। तो अब कारण ये है कि हम जब टेक्नोलॉजी में ट्रेन नहीं होंगे तो हम कैसे, बहुत सारे और भी टूल्स हैं। गूगल का अनुवाद अभी बड़ा पुअर आता है संस्कृत का, देखा आप लोगों ने गूगल का जो संस्कृत का अनुवाद है बड़ा पुअर आता। बात तो हम बड़े आसानी से कर देते हैं, बड़ा खराब रिजल्ट देता है। हिंदी वाला जो 2-3 साल पहले कुछ लोग यूज करते होंगे गूगल का अनुवाद, तब स्थिति संस्कृत जैसी थी हिंदी की, बहुत ही बकवास अनुवाद आता था, तब हम विरोध करते थे, अरे वो तो अर्थ का अनर्थ कर देता है, वो टेक्नोलॉजी है। अब आप हिंदी वाला अनुवाद करके देखो, पूरी की वेबसाइट, अब आपको बहुत परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ अनुवाद आता है। आप कभी आप करके देखना, गूगल में अंग्रेजी से हिंदी कितना सही अनुवाद आता है। संस्कृत कुछ दिन बाद होगा, संस्कृत की यूजर नहीं है, अब जिन्होंने डेटा बनाया होगा या तो संस्कृत वाले नहीं रहे होंगे या वैसे ही बना दिया। अब कारण ये है कि हम संस्कृत वाले इंगेज ही नहीं होते हैं कहीं टेक्नोलॉजी के साथ, जब इंगेज नहीं होंगे तो बाद में रिजल्ट कैसे सही आएगा। सूत्र बहुत सारे हैं, सूत्र का अर्थ नहीं आएगा क्योंकि वो संस्कृत वाले नहीं बनाते हैं। टेक्नोलॉजी वाला तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बनाएगा ना, लैंग्वेज वाला लैंग्वेज को बनाना चाहिए। तो हमें भी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, हर किसी की, वो तो आज की आवश्यकता है। तो पहला काम क्या करना है, संस्कृत के टेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं, बड़ी सारी मैन्युस्क्रिप्ट है नहीं उपलब्ध है, जो हम पढ़ते पढ़ाते वो भी नहीं अवेलेबल है। तो प्रिजर्वेशन इसका बड़ा जरूरी है। प्रिजर्व कैसे करेंगे, बड़ी सारी टेक्निक है, हमें टाइप करके किसी फॉर्म में उसको स्टोर करना है, तो बाद में कंप्यूटर से उसको हम जिस फॉर्म में चाहेंगे। यूनिकोड जरूरी है, ये है, पहले अलग अलग फॉन्ट्स में टाइप होता था, तो यूनिकोड का नॉलेज होना चाहिए। आजकल खैर जितने फोन से या डिवाइस आ रहे हैं उसमें यूनिकोड एनेबल ही है, मैक्सिमम जगह जितने टाइपिंग टूल्स आ रहे हैं। धीरे धीरे ओपन टाइप फॉन्ट से का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, इसकी बेस्ड जो फॉन्ट्स हैं, जैसे आपका कृतिदेव वाला है। कृतिदेव कोई टाइप करता है आप लोगों में से? कृतिदेव में कोई टाइप करता है? उसका अलग कॉन्सेप्ट है, का टाइप करना होगा तो ए प्रेस करना होगा, मुझे नहीं पता, और वो फोनेटिक नहीं है। की टाइप करना तो पहले ई की मात्रा टाइप करेंगे फिर का टाइप करेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है? फोनेटिक मतलब जैसे बोलते हैं वैसे ही टाइप करना, के आई से की ही होना चाहिए, वो आई के से करेंगे तो की होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आजकल धीरे धीरे यूनिकोड बेस्ड फॉन्ट्स हो रहे हैं, तो प्रिजर्व करने के लिए बड़े सारे एडिटर्स हैं। वर्ड में भी हम कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, गूगल डॉक्स है वहां भी कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो पहला ये काम करना है कि हमें टेक्स्ट को डिजिटाइज करना है। दूसरा आता है उसकी डिलीवरी। एक बार टेक्स्ट आपका अवेलेबल हो गया, मटेरियल, रिसर्च में हम यही करते हैं, पहला काम करते हैं मटेरियल का कलेक्शन करते हैं, विश्लेषण बाद में करते हैं। कोई आप शोध जब कर रहे होते हैं तो पहला काम क्या करते हैं शोध में, मटेरियल कलेक्शन ही करते हैं ना, कलेक्शन करके उसका विश्लेषण करते हैं। अब उस कलेक्शन या कलेक्टेड मटेरियल को कैसे आपको यूज करना है, आपका क्या काम करना है, वो बाद में विश्लेषण करते हैं। फिर हमें उसका ऑनलाइन एक्सेस करना, ऐप बनाना है, क्या करना, ऐप की थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग है, ऑनलाइन टूल की थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग है, सिर्फ इंटरफेस में, बाकी बैकएंड सबका सेम होता है, थोड़ी सी टेक्निक्स है। तो हम उसके लिए अलग अलग टूल्स बना सकते हैं। हमें कैसे करना है, हमारे काम का क्या टूल्स है। आजकल एक आपके लिए एआई बेस्ड सिस्टम होने चाहिए, एडवांस सिस्टम होने चाहिए। जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल हो गया कि हमने इंडेक्सिंग का काम होता है, जैसे गूगल सर्च करके देता है, गूगल सर्च रिफाइंड सर्च उससे नॉर्मली नहीं होती। आपने जो सर्च किया, कोई भी डेटा दे दिया, आपके काम का है या नहीं है, जहां पे वो वर्ड शब्द मिल जाएगा या कीवर्ड्स होंगे वो सारे मिल जाएंगे। आजकल एडवांस या कॉन्सेप्ट बेस्ड सर्चिंग की जरूरत है। लाइक धर्मशास्त्र का टेक्स्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट है ना बड़े सारे, कोई कॉन्सेप्ट जैसे वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है, विवाह का कॉन्सेप्ट है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। अब कोई विद्यार्थी शोध कर रहा है वर्ण व्यवस्था पे, उसको बाकी चीजें नहीं चाहिए, तो पूरा धर्मशास्त्र क्यों पढ़े वो,
ऐसा हमें सिस्टम की जरूरत है कि वर्ण जस्ट टाइप करे तो वही सारे श्लोक आ जाएं उसको रेफरेंस के रूप में अलग अलग टेक्स्ट से, जो सिर्फ वर्ण व्यवस्था को बताए। ये आपके लिए कितना यूजफुल होगा। अब इस काम को कौन करेगा? जिसको टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये इस टाइप के सोच, तो ये सारी चीजें, प्रिजर्वेशन हो गया, उसका एक्सेस हो गया। एक्सेस अलग तरीका है, वो अलग विषय है। और फिर बहुत सारे टूल्स आपको बनाने हैं। अब ये होगा कैसे? अगर दो लोग इस पे काम करें, जिनको टेक्नोलॉजी आती है और जिनको भाषा आती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है। टेक्नोलॉजी वाले भाषा को नहीं समझ पाते और भाषा वाले टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो अगर एक ही व्यक्ति के पास दोनों चीजें हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो टूल्स बनेगा वो ज्यादा बेटर बनेगा। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, स्पेशली पहले आईआईटी वगैरह ने कोशिश करी, एक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंस का नया फील्ड जो उन्होंने डेवलप किया। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में क्या होता है? कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यानी प्रोग्राम का नॉलेज होना चाहिए, उसकी मेथड्स होनी चाहिए और साथ साथ भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब अनुवाद से मशीनी अनुवाद आ गया। मशीनी अनुवाद कैसे होता है? दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो पूरा आईटी का पक्ष होता है, सॉफ्टवेयर पक्ष होता है, और दूसरा भाषा का पक्ष होता है। भाषा का नॉलेज नहीं होगा तो अनुवाद नहीं हो सकता है। आप कैसे अनुवाद करते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने रुक करके? जब कोई सेंटेंस आता अनुवाद करने के लिए आप कैसे करते हो? सोचा है? आपके पास दो भाषाओं का ज्ञान होता है, जिससे जिस भाषा में अनुवाद करते, यही होता है ना आपके पास। जैसे ही एक भाषा का आप सुनते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं या देखते हैं, तो पहले उसका विश्लेषण आपके मन में ऑटोमेटिक फास्ट हो जाता है ही ना। टेंस का आइडेंटिफाई हो जाएगा, सारी चीजें, उसको हम सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। और जिसमें अनुवाद करना है उसको टारगेट लैंग्वेज बोलते हैं। उसका विश्लेषण करने के साथ साथ उसको जनरेट करेंगे। तो मशीनी अनुवाद में भी यही प्रोसेस शामिल होती है। लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी। जो आप करते हैं दिमाग से करते हैं, आपका डेटा सारा चीजें हैं, रूल्स है, वही चीजें जब हम कंप्यूटर के सिखा देते हैं वो करने लगता है तो वही मशीनी अनुवाद हो जाता है। तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप कितना अच्छा काम कर पाएंगे। तो आपको ट्रेडिशनल नॉलेज है तो सबसे बड़ी चीज यही जो हम बात कर आजकल कर रहे हैं ना, हमारे कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसफर करना है बच्चों में। बच्चे आजकल कल्चर्ड नहीं हो रहे हैं, वो कैसे होंगे? छोटा भीम देखेंगे, वो अजीब टाइप का छोटा भीम का स्टोरी ही बिल्कुल बदल गई है। वो सिंचैन वाला सीरियल देखेंगे, छोटा, और बहुत सारे बाहर के हैं ना सीरियल, वो देखेंगे तो वो कैसे सीखेंगे? इतना सारा हमारे पास हेरिटेज है। अगर इसको हम 3D एनिमेशन के थ्रू यूट्यूब पे वीडियो बना के डालें या 3D एनिमेट करके वीडियो या बहुत सारी चीजें डालें, दो फायदा होगा। एक तो हमारे जो जनरेशन है वो हमारे कल्चर को सीखेगी और हमारे लिए रोजगार का साधन ऑटोमेटिक बन जाएगा। आजकल तो यूट्यूब पे पता ना सब्सक्राइबर को भी पैसे मिलने लगे हैं बहुत सारे। अगर चैनल आपका अच्छा हिट कर गया तो बड़ा सारा है। आजकल तो घर बैठे आपके बड़े सारे ऑप्शंस हैं। और 3D मूवी कोई शूटिंग वगैरह नहीं होती है, पता है आपको? एनिमेशन अगर आप सीख गए, आपके पास इतनी सारी स्टोरीज, आजकल स्टोरी है ही नहीं जो मूवीज वगैरह बना रहे। आपने देखा होगा साउथ इंडियन जितनी मूवीज हैं आजकल बॉलीवुड के ऊपर भी बहुत सारी चीजें जा रही हैं। बॉलीवुड क्या कर रहा है? बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजों को करके बहुत सारी चीजों को कर रहा है, तो इसलिए लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वही साउथ इंडियन इंडस्ट्री आप देखो, कल्चर को वो लोग इतना अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, मूवीज में भी इनफैक्ट। तो उनकी मूवीज देखो कितना अच्छा बिजनेस कर रही है। तो अगर हम अपने कल्चर के ऊपर कार्टून मार्केट में अगर आए तो ये इतना अच्छा फील्ड है। तो उसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज और स्टोरीज का नॉलेज हमारे यहाँ तो छोटी बड़ी बड़ी चीजें आख्यान के माध्यम से गई। पुराण पूरा आख्यान है ना, वहां पे छोटे छोटे स्टोरी, बड़े बड़े शास्त्रीय परंपरा को किसके माध्यम से? आख्यान या स्टोरीज के माध्यम से बताया जाता है। उदाहरण दिया जाता है ना, ये कैसे हुआ, उसने ये किया। वो बलराम जी थे ना कृष्ण के भाई, उनकी शादी किससे हुई थी? रेवती। स्टोरी पता है उनको? आपको रेवती कौन थी? रेवती जिस युग के बलराम थे उस युग की नहीं थी, पता है ना आपको? दूसरे युग की थी वो। तो उनके वो हाइट में बहुत बड़ी थी, उनकी हाइट। तो ये है कि योग्य वर होना चाहिए। हाइट लंबी है तो वर भी उसका मतलब जो मतलब हस्बैंड है वो भी लंबा होना चाहिए उनके जैसा। तो कोई था ही नहीं उस समय पूरे धरती पे। तो उनके ऋषि की कन्या थी वो। तो वो तपस्वी थे, तो ऑब्वियसली तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे शास्त्र है कि सबके लिए, हर कन्या के लिए कोई ना कोई वर जो है भगवान या सृष्टि ने बनाया ही गया है। तो वो खोजे, नहीं मिला कोई।
तो ब्रह्मा जी के पास ही थे, जिन्हें बनाया सृष्टि उनके पास चले गए थे तप के बल से अपनी कन्या के साथ। बोले कि हमने तो बहुत खोजा, कोई वर ही नहीं मिला इनके योग्य, तो क्या करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब ब्रह्मलोक का समय आपको पता होगा पृथ्वी लोक के एक युग के बराबर होता है, एक दिन वाला समय है ना। तो वहां गए तो ब्रह्मा जी ने बोला चूंकि आप ब्रह्मलोक में है तो एक युग परिवर्तन वहां पे पृथ्वी लोक पे हो गया होगा और आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब बलराम जी ने अवतार ले लिया, आप उनकी शादी विवाह उनसे कर सकते हैं। ये तो हम स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या विज्ञान छिपा हुआ है। पूरा हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान वाली है ना सारी चीजें, वो हम बोलते हैं ना ये ग्रह जो है इतना प्रकाश वर्ष दूर है, बोलते हैं ना हम सारी चीजें, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें है। वो कॉस्मोलॉजी वाले ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें खैर यहाँ पे है सारी। तो हम बहुत से बड़े बड़े जो नॉलेज हमारा सिस्टम है, कैसे ये हमारा ना नॉलेज कन्वे करने या शिक्षण जो पद्धति थी स्टोरीज के माध्यम से लोगों को बताते थे। हर जगह स्टोरी, पुराण में बहुत सारी चीजें स्टोरी के माध्यम, ऐसा हुआ एक राजा थे उनको सारी चीजें ये हुई, ऐसे सारे वो जो पूरा सिस्टम हम उसको कैसे बना स्टोरी। हमारे यहाँ तो हर टेक्स्ट में स्टोरी है, अगर उसको हम एनिमेट कर दें तो हमारे जो आजकल की बच्चे देख रहे, बच्चों को स्टोरी से ज्यादा मतलब नहीं होता। उनको क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिव चीजें, कार्टून अट्रैक्टिव होता है उनको सारा होता है, इसलिए वो देखते हैं। तो अगर हमारी स्टोरी उनको दे तो हम अवान्तर तरीके से कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उनके अंदर हमारा जो नॉलेज सिस्टम उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो नहीं हो रहा है तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपनी चीजों को नहीं बढ़ा पाए। तो जो लोग कार्टून बना रहे हैं उनको हमारे ट्रेडिशन का नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीजें हो रही। तो ये बड़ा है, तो इसके बड़े सारे फील्ड हैं। एक तो टॉपिक बहुत सारे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, बड़ा श्रुति परंपरा वाले हम तो है ना, वेद से शुरू किया था, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में भी श्रुति परंपरा ऐड हो रही है। आप देखेंगे आपके मोबाइल में बहुत सारी चीजें बोल के टाइप हो जाता है, किया आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे बोल के भी टाइप हो जाता है, बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। गूगल पे सर्च बोल के हो जाता है। आपका फोन में बड़े सारे असिस्टेंट सिस्टम होते हैं, चाहे आप गूगल असिस्टेंट होगा या अलेक्सा सपोर्टेड होगा। इनफैक्ट जितने घर की डिवाइसेज आ रहे हैं, होम अप्लायंस आ रहे हैं आजकल, ये पंखे और टीवी सारी चीजें वॉइस असिस्टेंट सपोर्टेड आ रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी मार्केट में अगर आप फोन या कोई डिवाइस खरीदने जाओ तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, आपके घर के वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सारी चीजें, पंखा, लाइट, सब वॉइस कमांडेड हो जाएंगे कि आप स्विच ऑन लाइट करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ लाइट करेंगे लाइट बंद, हिंदी में भी। तो अब इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करेगा, इसके लिए जो लोग टेक्नोलॉजी डेवलपर हैं मेजर, जिसमें से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ काम कर रहा है, एप्पल के लिए सिरी की अलग टेक्नोलॉजी है और अमेजॉन है, 3-4 ही है अभी मार्केट में। अब टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए लिंग्विस्ट की जरूरत पड़ती है। वो लिंग्विस्ट ज्यादा अच्छा काम करेंगे जिनका संस्कृत का बैकग्राउंड होगा ऑब्वियसली। तो संस्कृत का बैकग्राउंड क्यों, पाणिनि शिक्षा या प्रातिशाख्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो किसके ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा या प्रातिशाख्य, शिक्षा ग्रंथ नहीं है वो, किसके लिए है वो, स्पीच टेक्नोलॉजी, फोनोटिक्स के ऊपर है ना, फोनोलॉजी के ऊपर है। उसमें कैसे हम बोलते हैं, उच्चारण करते समय क्या दोष आता है, श्रोता तक जब बात जाती है तो कौन कौन से कारक हमारे स्पीच को प्रभावित करते हैं, किस परिस्थितियों में कौन सी ध्वनियां किस रूप में परिवर्तित है, पूरा जितना विस्तार से वर्णन किया गया है और कहीं किसी भी शास्त्र में या किसी भाषा के ग्रामर में या उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए जरूरत है, अगर आप पाणिनि शिक्षा का सही से अध्ययन करते हैं तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में आपको बहुत मदद मिलती है। गूगल कभी कभी आप जब सर्च करो गलत बोलो तो सही कर लेता, कैसे करता, सही कर लेता ने, कभी कभी आपने गलत उच्चारण किया या पार्शियल उच्चारण भी किया, ऑटोमेटिक करेक्ट करके फुल कर लेता। कैसे, हम भी तो यही करते हैं ना, मैं थोड़ा सा गलत कुछ बोलूं तो आप लोग सही करके समझ लेते हो, समझते हैं ना, क्यों, हमारे अंदर नॉलेज बेस है कि हाँ सर यही कहना चाह रहे होंगे। तो गूगल भी ये करता है, वो कैसे करता है, उसके पास वही टेक्नोलॉजी जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शब्दकोश हमारे यहाँ है, मैच करते हैं, ये ऐसे ही शब्द होता है, जो सर बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब यही होगा। तो गूगल भी यही करता है, शब्दकोश है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो उससे प्रोबेबिलिटी उसकी तय होती है कि यही हो रहा होगा। तो कभी कभी वो गलत भी कर देता है, ऐसा नहीं है कि लोक में सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, तो स्पीच रिकॉग्निशन है, ये टेक्नोलॉजी अगर आप सीख गए तो आप एक अलग, अगर स्पीच साइंटिस्ट बन गए, उसके अपने अलग स्कोप्स हैं। आईटी सेक्टर तो है ही, और बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे आजकल बड़ा सारा मूवीज वगैरह देखते होंगे आप लोग, ऑटोमेटिक सब टाइटलिंग आता है,
नीचे लिखा हुआ आता है ना, अब वो पहले क्या होता था, पहले लिखा जाता था उसको करते थे, अब ऑटोमेटिक होने लगा। टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो गई ऑटोमेटिक, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का बड़ा सारा, बहुत सारे अलग एक इंडस्ट्री उसकी है पूरी। नेचुरल लैंग्वेज विश्लेषण, जो मशीन ट्रांसलेशन या जो भी काम करना है, वो आजकल थोड़ा एआई बेस्ड हो गया है, ग्रामर बेस्ड नहीं है। एआई बेस्ड हम जैसे सीखते हैं, हमें हर चीजें सिखाई जाती है बचपन से। जो एक बालक सीखता है उसको हर चीजें सिखाई गई है, कभी हर चीजें सिखाई जाती है। कैसे सीखता है वो? देखता भी है, देखा कि पानी बोलते ही मम्मा पापा या घर में जो लोग हैं वो ये चीज लेके आते हैं, ये जो पदार्थ है वो लेके आते हैं। यही देखता है ना बच्चा, हर बार थोड़ी बोलते ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, हर बार तो नहीं बोलते, हर लिक्विड को पानी वो नहीं समझेगा। वो देखता जैसे ही पानी का नाम लिया जाता है या जल बोलते हैं तो यही चीज लाई जाती है, तो वो ऑब्जर्व करता है। और बाद में जैसे ही जल बोला जाता, जब वो सीख लेगा तो वो भी वही चीजें लेके आएगा। उसको हमने सिखाया नहीं कभी कि नहीं यही चीजें कह रहे थे, तो वो तो फिर सीख ही नहीं पाएगा। हम सारी चीजों का प्रशिक्षण उसको नहीं दे पाएंगे। तो एआई भी वही है। एआई का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिससे हर चीज उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, डेटा को देखे, पैटर्न को समझे, ऑटोमेटिक डिसीजन बनाए। तो वही एआई बेस्ड टेक्निक है, तो आजकल उस पर ज्यादा हो रहा है। तो उसमें मशीन ट्रांसलेशन, आजकल इंडस्ट्री एक अलग है। मशीन ट्रांसलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रांसलेशन की ही जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जरूरत पड़ती है? हमारा जो ज्ञान भंडार है, जैसे संस्कृत भाषा, तो अब हमारा जो ज्ञान परंपरा या जो सारी चीजें लिखी गई है, जिनको संस्कृत नहीं आती है उन तक हम कैसे पहुंचाएंगे? उनकी भाषा में पहुंचाएंगे। कॉन्सेप्ट वही होगा लेकिन हम उनकी भाषा में पहुंचाएंगे। तो हम करेंगे तो टाइम लगेगा। गूगल पे अगर आजकल के जो सिस्टम बने हुए हैं, 2 पेज, 10 पेज, 15 पेज इकट्ठे आप दे दो तो विद इन मिनट ट्रांसलेशन हो जाता है। गूगल में बहुत सारे हैं, आपको पता होगा, पूरा का पूरा वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल या इमेज फाइल है, उसको भी अपलोड अगर कर देंगे तो भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। आपने कभी ट्राई किया है? 100 पेज का डॉक्यूमेंट भी अगर आपको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एक ऑप्शन राइट में आता है क्या ट्रांसलेट करना है, टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है, वेबसाइट करनी है, इमेज करनी है, डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपलोड करेंगे, पूरा का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हो जाएगा, आपकी फॉर्मेटिंग खत्म नहीं होगी, ये सारी चीजें आ जाती है। तो वो बड़ा, इसलिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और बड़े सारे फील्ड हैं, छोटे छोटे जो भी भाषा के सारे फील्ड हो सकते हैं वो है। सेंटिमेंट एनालिसिस भी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, नेम एंटिटी का है, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी हम डेवलप कर सकते हैं। स्पीच के लिए संस्कृत में बहुत कम काम हो रहे हैं। अभी एक दो विद्यार्थी, अभी जैसे अभी एक मेरे 2 विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो अभी नव्य न्याय भाषा के ऊपर कर रहा है, कुछ एआई बेस कुछ बना रहा है, और दूसरा एक अभी ग्रामर चेकर बना रहा है संस्कृत के लिए। आपने देखा होगा वर्ड में होता क्या, माइक्रोसॉफ्ट में अंग्रेजी का ग्रामर ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, होता है ना, स्पेलिंग भी चेक हो जाती है। संस्कृत के लिए ऐसा कोई टूल मिलता है? मैंने लिखा अहम गच्छति अगर लिख दिया तो उसको सजेशन देना चाहिए, गच्छति नहीं होगा, गच्छामी होगा, या अहम नहीं होगा, वहां सह हो जाएगा, ऐसा आना चाहिए ना। तो मेरा एक विद्यार्थी दीप ज्योति है, वो इस पे ही काम कर रहा है अभी संस्कृत के लिए। ये दिव्य प्रकाश है, ये नव्य न्याय भाषा के ऊपर काम कर रहा है, एआई बेस्ड कुछ इनोटेशन उसका कर रहा है। तो एक स्टूडेंट है वो संस्कृत टाइपिंग टूल के लिए काम कर रहा है। अभी गूगल डॉक्स में हिंदी का टाइपिंग अपने आप कर सकते हो आप ऑटोमेटिक, लेकिन संस्कृत जब करोगे हिंदी का ही ऑन करना होता है, लेकिन संस्कृत बहुत अच्छा नहीं आता, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में काफ़ी सिमिलरिटीज हैं। बहुत सारे शब्द तो आ जाते हैं लेकिन विशिष्ट जो शब्द हैं वो नहीं आते, मैनुअल एडिटिंग करनी पड़ती है। तो कितना अच्छा आप बोलते रह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ टाइप होता जा रहा है, डेटा डिजिटाइज ऑटोमेटिक हो गया। तो इस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ी अलग टेक्निक्स है, तो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे उसके हैं, तो यहाँ पे सिस्टम पे बहुत सारे, बहुत कुछ दिन के बाद ऐसा भी हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट में एक सिस्टम है, ओके गूगल वाला, यूज किया आप लोगों ने? वो क्या करता है, सिरी में भी है, वो आपकी ही आवाज पे रिएक्ट करेगा। मैं अगर बोलूंगा ओके गूगल तो मेरा फोन एक्टिव हो सकता है, अगर एक्टिव होगा, आपका नहीं होगा वो। तो वो क्या करता है, आपकी स्पीच को पहचानता है। आपने देखा होगा जब एक्टिव किया होगा, शुरू में आपके वॉइस का सैंपल लेता है, शुरू में यही करता है ना, कुछ शब्द आएगा उसको बोल को ट्रेन करना होता है, यही करता है ना। आपने किसी ने एक्टिव किया अपने फोन में ओके गूगल वाला असिस्टेंट, जब एक्टिव करोगे तो जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपका स्पीच का सैंपल लेगा, वो यही बोलता है ना, 4-5 सेंटेंस लिखेगा, शब्द लिखेगा, उसको आपको बोलने के लिए बोलेगा।
जब आप ट्रेन कर देंगे तब आपकी आवाज वो पहचानने लगेगा। मैं बोलूंगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे ही आप बोलेंगे ओके गूगल डायल द नंबर दिस करके, तो ऑटोमेटिक वो नंबर डायल कर देगा, रीड द मैसेज, जो भी करेंगे वो ऑटोमेटिक कर देगा। वो होती है स्पीकर रिकॉग्निशन। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम के लिए आपकी वॉइस भी जो है सिक्योरिटी सिस्टम ये थोड़ा और एडवांस है। तो संस्कृत के लिए कम लोगों ने काम किया, जेएनयू में दिवाकर मिश्रा जी टीटीएस के लिए काम किया था, अभी हम एजॉन में वो काम कर रहे हैं एलेक्सा के लिए। कुछ लोग अभी बहुत सारा डेवलप करने की जरूरत है। अब संस्कृत में कोई क्यों करेगा? गूगल या कोई जो इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है संस्कृत में क्यों करेगी? उसका तो मार्केट ही नहीं है संस्कृत का, संस्कृत की यूजर ही नहीं है। तो गूगल या आईटी सेक्टर वाले काम क्यों करेंगे? करेंगे तो संस्कृत वाले ही करेंगे। अगर आईटी सेक्टर वाले कर भी देंगे तो हम ही लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो शुद्ध नहीं आ रहा है। शुद्ध क्यों आएगा? क्योंकि उसके यहाँ प्रॉपर लिंग्विस्ट या प्रॉपर लैंग्वेज के नॉलेज वाले नहीं होंगे। तो अगर हम जब उस काम को करें तो अच्छा है। अब हम करेंगे कैसे? हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए, तो पाठ्यक्रम में इसका इंक्लूजन बड़ा जरूरी है स्टार्टिंग लेवल से, चाहे वो शास्त्री हो या उससे पहले लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल से ही ये जरूरत है। डीयू के सिलेबस में कुछ पाठ्यक्रम है, बट थोड़ा आपको पता ही होगा, पाठ्यक्रम तो है, पढ़ाने वाले टीचर ऐसे नहीं है, कम है। और बड़ी सारी चीजें हैं कि जो टीचर आ रहे हैं, टीचर के सिलेक्शन में बड़ी सारी संस्कृत में हम टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, बड़े सारे टाइपिंग टूल और बहुत सारी जरूरत है। स्पेल चेकर की जरूरत, हम डेटा को डिजिटाइज करें तो ऑटोमेटिक चेक कर दें, तो हमारे यहाँ ये सारी चीजों की जरूरत है। ग्रामर के बड़े सारे टूल्स की जरूरत है, जैसे बहुत सारे लोगों ने, आप लोग अवेयर नहीं होंगे, जेएनयू ने बड़े सारे टूल डेवलप किए। संसाधनी एक वेबसाइट है अंबा कुलकर्णी मैडम की, उन्होंने बड़ा सारा काम किया हुआ है। और एक अष्टाध्यायी.com वाले ने तो काम किया हुआ है। धवल पटेल एक हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया। वर्ड संस्कृत करके एक वेबसाइट है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। हम लोग भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये सारे टूल्स मैं पीपीटी छोड़ूंगा, आप उसको देख सकते हो। और आप लोग भी उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये भी तो होना चाहिए ना। एक रिसर्चर का काम क्या होता है? पहले आप सर्वे क्यों करते हैं? रिसर्च में क्यों सर्वे आप करते हैं? इसलिए कि कॉपी ना हो। टेक्नोलॉजी, आप मेथोडोलॉजी भी तो आपको पता चलती है ना, उन्होंने कैसे काम किया, और साथ साथ हो सकता है बेटर मेथोडोलॉजी आप उससे निकाल ले, और उनका रिजल्ट क्या आया, उन्होंने जो मेथड अप्लाई किया, और आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए आपकी मेथड से। आपको तो बेहतर मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है ना उसके लिए, और ये सारी चीजों की जरूरत है। तो इसलिए भी जब आप सर्वे करेंगे तो अगर किसी ने मान लो संधि का विश्लेषक बनाया है, आपने देखा कि बहुत सारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप एक्सप्लोर करिए उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई करी और आपको क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है। तो आपका सिस्टम बेहतर होगा तब तो लोग यूज करेंगे ना। तो ये भी काम करना है। आपके यहाँ बहुत सारे बुक के ऑप्शन होंगे ना, ऑथर देख के और कंटेंट देख के खरीदते हैं, रिकमेंड करते हैं ना, ये वाली ये पुस्तक अच्छी नहीं है तो वैसे ही लिखा हुआ है, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है। भाषा विज्ञान की पुस्तक अगर मुझे रिकमेंड करनी हो तो मैं हर पुस्तक को रिकमेंड तो नहीं करूंगा आपको, या आप भी हर पुस्तक को नहीं खरीदेंगे। आप देखेंगे ना कौन सी, क्यों, किसकी पढ़ाने की या कंटेंट, सारे मेथड किसका बेहतर है, वो आप पुस्तक खरीदते हैं। तो टूल्स में भी वही है सारी चीजें। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो अवेयर हम नहीं होते हैं, ये सारे हम लोगों ने बड़े सारे टूल्स डेवलप किए हैं। तो मुझे लगता है कि रिसर्च में तो होना ही चाहिए, और भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आपको प्रोग्राम आना चाहिए। प्रोग्राम सीखना बड़ा आसान है, हम डरते हैं। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि स्मार्टफोन किसके किसके पास है, सबके पास होगा। पहले आप लोगों ने कीपैड वाला फोन यूज किया होगा, बहुत सारे लोगों ने। शुरू में लगा होगा कि ये सीखने में कुछ तकलीफ हुई क्या, स्मार्टफोन वाला कोई तकलीफ हुई आप लोगों को? लैपटॉप या डेस्कटॉप कितने लोगों के पास है? कुछ लोगों के पास होगा, या यूज करते होंगे। तकलीफ हुई कुछ सीखने में? थोड़ी सी हुई होगी। कि यही है कि जब तक हम चीजों को देखते नहीं है, सीखते नहीं, तकलीफ होती है। तो प्रोग्राम भी वैसे ही, हम डरते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सिर्फ इंजीनियर ही कर सकते हैं, लैंग्वेज के लोग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। पाणिनि व्याकरण का थोड़ा सा अगर नॉलेज है, पाणिनि को मैं तो पहला प्रोग्रामर मानता हूँ। जो मेथड अप्लाई करी है सिर्फ सिंटेक्स थोड़े से अलग है। 10 दिन अगर आप सीख लो, मेरे सारे स्टूडेंट हैं ये लोग सिर्फ ट्यूटोरियल देख के सीख लिए। शुरू में कुछ टीचर ने हेल्प कर दिया और बाद में ट्यूटोरियल। हम आपको पढ़ना सिखा सकते हैं 2-4 दिन में, पढ़ना कैसे है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक पढ़िए। इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है प्रोग्राम सीखने के लिए, आप प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं, सीखना नहीं है।
थोड़ा एक बार गाइडेंस, तो पाठ्यक्रम में ये जरूरी है। अनुवाद के लिए भी बहुत सारा काम हो रहा है, ये मेजर इंडस्ट्री है। हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो आप लोगों को पता थोड़ा सा चलेगा। जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है cl.sanskrit.du.ac.in, इसमें हमने बड़े सारे टूल्स बनाए हैं। ये ग्रामर के टूल है, ये सिर्फ एनालाइज करेगा। राम है दिया तो बताएगा राम शब्द प्रातिपदिक है, सुप्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। ये तिङंत में भी वही करेगा। ये सनद्यंत का है, ये कृदंत है, ये सारे स्त्री प्रत्यय हैं। ये जनरेट करेगा। ये स्पीच वाला यहीं आएगा, अभी ग्रामर का ये सारा यहाँ पे आएगा, और प्रत्याहार ये सारी चीजें। ई लर्निंग में हमने कुछ बनाया हुआ है, स्पेशली स्कूल पे फोकस है। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। एक मैं टूल आपको दिखाऊं, अगर ये आप देख रहे होंगे, व्याकरण के हैं बहुत सारे लोग आप लोगों में से। ये बड़ा फेमस प्रयोग है, ये रूल बेस है, एग्जाम्पल बेस नहीं है। अब धी प्लस उपास से या धी प्लस ऊ देंगे तब भी काम करेगा, ई प्लस ऊ देंगे तब भी काम करेगा। ये आप अगर आपको दिख रहा होगा 6 रूप इससे बनते हैं, जो वैयाकरण होंगे उनको पता होगा। 6 रूप बनते हैं ना सुधी उपास्य से। या को भी द्वित्व होता है, दा को भी द्वित्व होता है, दा को धा भी होता है, कई सारे फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसे रूप बनते हैं। तो ये ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा जो 6 रूप बना रहा, कोई सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। अब ये इतना बेहतर क्यों बन पाया? इसलिए बन पाया क्योंकि यहाँ पे जो व्याकरण का विद्यार्थी था उसको ये सारी चीजें पता थी। जितने भी आपको टूल मिलेगा सिर्फ शुद्धि उपास से बन जाएगा, या 2 रूप मैक्सिमम मिलेंगे। ये 6 प्रकृति भाव भी होता है, प्रकृति भाव में धा को ह्रस्व भी हो जाता है और एक दीर्घ भी फॉर्म रहता है, और एक जगह दा को द्वित्व होता है और धा भी रहता है, या को भी द्वित्व होता है वैकल्पिक। आपको पता होगा वार्तिक वगैरह है, यणो मयो देव वाच्य वगैरह है, अचोराभ्याम देव वगैरह, तो आपको सारा पता होगा। साथ साथ ये क्या दूसरा काम करेगा, हम जो आजकल सीखते हैं, अब ये अभी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए है। इसी रूल, इसी टेक्निक को अप्लाई करके हम संस्कृत माध्यम या अंग्रेजी माध्यम के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम वही काम करेगा, सिर्फ एक एक्सटर्नल सिस्टम लगा दे जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट या उसको चेंज कर दे। इसकी एक और विशेषता है कि आप किसी भी सूत्र पे आप कर्सर ले जा रहे हैं तो सूत्र का अर्थ प्रकट हो जाएगा छोटी विंडो में, पढ़ने के लिए बड़ा यूजफुल है। इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी व्याख्या आ जाएगी कंप्लीट। तो ये हमने, हमारे पास अष्टाध्यायी का एक सिंगल डेटाबेस है जिससे सारा लिंक किया हुआ है। तो हमने एक अष्टाध्यायी को डिजिटाइज कर लिया मीनिंग वगैरह के साथ। उसको हम जितने भी टूल्स हमारे हैं, चाहे सुबंत हो, तिङंत हो, समास हो, सारे जगह वही एक ही जगह डेटा हमारा है, वो हम काम कर ले। पाणिनि भी तो यही करते थे। पाणिनि ने सूत्र पाठ को बिल्कुल अलग रखा और डेटाबेस को अलग रखा। गणपाठ अलग है ना पाणिनि के, धातु पाठ अलग है, यही किया ना। और इम्प्लीमेंटेशन क्या किया पाणिनि, क्या करते हैं, पहले क्या किया, भादयो धातुवः कर दिया कि धातु क्या है, वो जो धातु पाठ में उल्लिखित जो लिस्ट है शब्दों की वो धातु है। सूत्र में क्या यूज करेंगे, धातो है, धातु अधिकार कर दिया। तो उसमें अदरवाइज क्या होता, 2000 धातुओं को बुलाते वो, तब सूत्र ही इतना बड़ा हो जाता, संक्षेप होता ही नहीं। और उन्होंने जो मेथड अप्लाई करी, कहां से मेथड उन्होंने सीखा, लोक व्यवहार से। लोक में पहले नहीं प्रयोग होता था। जैसे मैं अभी सिंपल बोलूं, पढ़ने का एक कॉन्सेप्ट अनुवृत्ति का, हम अनुवृत्ति नहीं फॉलो करते हैं अभी। मैं पूछूं आपका क्या नाम है, आपका उत्तर क्या होगा, सिर्फ नाम बताओगे आप। ऐसा कोई बोलेगा मेरा नाम फला फला फला, ऐसा कोई नहीं। दूसरे से मुझे क्वेश्चन पूछना हुआ तो मैं भी अनुवृत्ति का सहारा लूंगा, और आपका, यही पूछूंगा ना, दूसरे नहीं पूछूंगा और आपका क्या नाम है। पढ़ने भी तो यही कर रहे हैं। और लेकिन मैंने पहला सेंटेंस बोला आपका क्या नाम है, पढ़ाने लगा कुछ, 5 मिनट 10 मिनट बाद बोल रहा हूं कि और आपका, तो दूसरे को समझ नहीं आएगा। पाणिनि में अनुवृत्ति कंटिन्यू होती है, बीच में अगर व्यवधान आ गया तो अनुवृत्ति ब्रेक हो जाएगी। पाणिनि का भी तो यही है ना। तो उन्होंने लोक व्यवहार से सीखा। लोक व्यवहार में हम क्या बोलते हैं, इस रूम में प्रत्याहार वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा आप लोगों ने, क्या है, बड़ी सी चीजों को छोटे छोटे में व्यक्त कर देना, यही है ना, ताकि सूत्रों का संक्षेपीकरण हो पाए। हम लोग व्यवहार में नहीं कहते हैं मुझे इस रूम में बैठे हुए सारे लोगों को बुलाना है, तो 2 तरीका है, एक एक का नाम लेके बुलाऊं या एक एक का संकेत करके बुलाऊं, या सिंपल बोल दो इस रूम के सारे लोग। बेहतर तरीका क्या है, पाणिनि ने तो यही किया बिल्कुल। अगर लोक व्यवहार आपने सीख लिया तो पाणिनि का व्याकरण बड़ा आसान है। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में भी हम यही करते, डेटाबेस
धातु को डिफाइन कर दिया, धातु इक्वल टू पूरे लिस्ट डाल दी, एक फाइल में हमने धातु स्टोर कर ली पूरे धातु पाठ को और उसका एक नाम दे दिया धातु। तो अब जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे सिर्फ उस 2000 की लिस्ट को बुलाना तो धातु को बुलाएंगे, जैसे पांडे ने धातु को बोला वैसे हमें बोलना है। तो अब यही है कि हम क्या कर पा रहे हैं ना, जिसको व्याकरण आता है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, प्रोग्राम नहीं आ रहा है, तो हम इन चीजों का प्रायोगिक जो पक्ष है ना उसको नहीं। पाणिनि का व्याकरण सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं था, सार्वभौम बोला गया ना उसको, किसी भी व्याकरण पे किसी भी भाषा पे इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं माइनर मॉडिफिकेशन के साथ, तो हमने उसको भी छोड़ दिया। तो ये भी एक सारी चीजें हुई। दूसरा एक, ये तो ग्रामर के टूल्स हो गए, हमने कई सारा बनाया, अभी कुछ पेंडिंग है जो चल रहे हैं। एक सांख्य योग का, कल मुझे कहीं जाना था तो अर्जेंट मुझे सांख्य योग का कुछ काम था, योग दर्शन का, तो मैं कहीं काम कर रहा था तो मुझे कुछ था, तो एक विद्यार्थी ने सांख्य योग पे काम किया, पारिभाषिक शब्दों पे। तो ये सारे उसने पारिभाषिक शब्द कलेक्ट किए, इसमें अभी कुछ बाकी भी है। तो जितने भी थे, जैसे हम कुछ खोजें, अगर जैसे मुझे कुछ खोजना था, आसन खोजना था, तो आसन क्या है मुझे जानना है, आसन क्या है। तो सांख्य योग में स्पेशली क्या आसन का कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ आसानी से पा सकते हैं। ये भी यही है, थोड़ा ये अभी काम नहीं कर रहा है। ये योग सूत्र में क्या है आसन के लिए, उसके बड़े सारे भाष्य वगैरह उसमें क्या है, साथ साथ उसकी व्याख्या क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम हमारे पास, एक योग सूत्र का पूरा डेटाबेस है, उससे हमें क्या काम करना है, कैसे इंफॉर्मेशन को लेनी है, ये हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक ये है। दूसरा एक कृत श्रृंखला, ये अभी एक स्टूडेंट, अब ये कैसे डेवलप हुआ, मेरा एक विद्यार्थी पीएचडी कर रहा है कृदंत पे, सुमित शर्मा नाम है। वो कोई भी प्रत्यय अगर आप लो तो उस प्रत्यय के लिए सूत्र कौन से हैं आपको विद इन सिंगल क्लिक पे जानकारी मिल जाएगी। उसका उदाहरण क्या है, कौन सा वार्तिक है। एक तो ये सूत्र या वार्तिक जो है सभी धातुओं से लगता है। बहुत सारे कृत प्रत्यय ऐसे हैं जो सभी धातुओं से लगते हैं, कुछ प्रत्यय हैं अजंत या हलंत से लगते हैं, कुछ ऐसे हैं सिलेक्टेड से लगते हैं, कुछ अगर पहले रहेगा तब लगेगा, तो अलग अलग है। तो ये सारा आपको यही इसमें भी हमने ऐड कर दिया। सूत्र पाठ हमारा एक जगह है, वहां से हमने लिंक कर दिया, तो अर्थ भी आ जाएगा और डिटेल व्याख्या भी आ जाएगा। इससे और भी सारी चीजें हम कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी आप कर सकते हैं, यत प्रत्यय है या क्यप प्रत्यय विधायक, कई सारे सूत्र हैं, तो आपको सारा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हम सीख भी रहे हैं और साथ साथ हम सिस्टम भी बना सकते हैं। तो इसके बाद एक और सिस्टम है, जैसे धर्मशास्त्र में, ये इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं। जैसे किसी को अगर अग्निहोत्र के बारे में पढ़ना है तो मनुस्मृति में अग्निहोत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, 7 जगह इसका उल्लेख आता अग्निहोत्र के बारे में, वो सारा आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट, अगर अतिथि क्या है, अतिथि का लक्षण क्या है, अतिथि हर कोई बन सकता है क्या, लक्षण है ना हमारे यहाँ। तो यहाँ पे क्या लक्षण है देखो, एक रात जो घर में रहे, ये हमारी आवश्यकता थी। एक्चुअली अतिथि देवो भव हमारी आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी, अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ हमारे समाज में, क्यों डेवलप हुआ हमारे समाज में। पहले ना ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं था आज की तरह, पता ना आपको। एक जगह से जब लोग दूसरी जगह जाते थे तो पैदल जाते थे, तो महीनों भर का समय लगता था। तो रात हो गई तो कहाँ रुकेंगे वो, तो समाज में नियम बना दिया गया बाद में कि कोई भी अतिथि आएगा तो आप उसको रोकेंगे और जो भी आपके पास है उसको पूरा सेवा करेंगे। बाद में आप लोगों ने देखा हुआ अतिथि को परिभाषित किया गया, तो पता चला कि हर कोई रोज अतिथि बनना चाह रहा होगा, तो प्रॉब्लम हो गई, समस्या की एक समस्या हो गई ना उत्पन्न। तो उन्होंने अतिथि का लक्षण बता दिया कि अतिथि यही व्यक्ति बन सकता है, एक रात रहे, और दूसरा जो है वो सेम ग्राम या नगर का नहीं होना चाहिए, वो कई सारी चीजें, तो उसमें कई सारी चीजें उन्होंने कर दिया। उसी गांव का रहने वाला वो ना हो, वो अतिथि नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें। जैसे धीरे धीरे आज क्या, मुझे मुंबई जाना है, फ्लाइट पे बैठा, शाम तक मैं वापस आ गया, मुझे किसी का आतिथ्य स्वीकार कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आज धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो रहा है, तो वो समाज के लिए सारी चीजें जोड़ी गई। तो हम एक तो ये जो रिफॉर्म हमें करने की जरूरत है, मेजर टेक्नोलॉजी, चूंकि मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और रिफॉर्म करना, आयुर्वेद को हमने छोड़ दिया है, आयुर्वेद भी इंक्लूड होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर जो है, ठीक है, कोलैबोरेशन तो होना ही चाहिए, आयुर्वेदिक टेक्स्ट। और हमारे यहाँ बहुत सारे और शास्त्र है, मैथमेटिक्स पूरा है हमारे यहाँ सारे। आईकेएस को हमने अलग किया अभी, आईकेएस पता ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम,
सारी धाराएं वहां पे चली गई, लेकिन उनका आधार क्या है, प्राचीन ही है। तो अब आईकेएस को अलग करने से एक नुकसान भी है उसका और फायदा भी है। फायदा ये है कि जो संस्कृत में रिसर्च नहीं हो पाई उसको वो लोग करेंगे, ये फायदा है। लेकिन अब वो संस्कृत से इतर हो जाएगा, तो वहाँ प्रॉपर टिपिकल संस्कृत वाले नहीं जाएंगे। अगर वो संस्कृत के साथ होता तो संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए और फायदे वाला होता। एक और हिंदू स्टडीज का डेवलप हो रहा है। हिंदू स्टडीज सिर्फ वो हमारा सिर्फ वो धर्म और उसकी बात नहीं है, पूरा हमारा ट्रेडिशन, आईकेएस भी वो है उसमें, और हमारी पूरी जो ज्ञान परंपरा है वो सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरा एक टाइम बहुत हो गया है, तो मेरा एक सिंपल एक आप लोगों से एक सुझाव ये है रिसर्चर होने के नाते कि एक तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से आपको परहेज नहीं करना है। शोध, अगर आप टेक्नोलॉजी आपके पास है तो बड़े आसानी से शोध कर सकते हैं। मैं एक सिंपल छोटी सी स्टोरी अपनी रिसर्च जर्नी की मैं आपको बता करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे एक शोध करना था। आज भाषा में परिवर्तन हो रहा है ना बहुत सारा। सबसे ज़्यादा भाषा में परिवर्तन, अगर हिंदी भाषा की बात करूँ, हिंदी भाषा खिचड़ी हो रही है ना अभी। कहाँ से हो रही है? बॉलीवुड सबसे ज़्यादा कर रहा है। बॉलीवुड को बहुत सारे लोग, भाषा तो है ही वहाँ जो भी है, मूवीज़ देखते हैं तो हम वहाँ से भी सीखते हैं ना। टीवी सीरियल, कार्टून, न्यूज़पेपर जो भी हम देखते हैं वहाँ से सीखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा भाषा का शिक्षण जो है, जो दृश्य पटल हैं जितने भी, चाहे वो टीवी हो, न्यूज हो, जितने भी है सीरियल्स हैं, वो जो भी है वहाँ से भी हम सीखते हैं। आम बोलचाल की भाषा से भी सीखते हैं। लैंग्वेज की मिक्सिंग बड़ी तेज़ी से हो रही है। तो मुझे इस पे शोध करना था कि कैसे। तो मैंने सोचा कि अब हर चीज़ों पर तो पूरा डेटा मिलेगा नहीं। मैंने सोचा कि बॉलीवुड में जो डायलॉग्स हैं या जो गाने हैं उसमें कितनी मिक्सिंग हो रही है, मुझे देखना था कितनी तेज़ी से हो रही है। तो मैंने क्या किया, ईयर 2000 से लेकर के 2016 या 17 में रिसर्च मैंने किया था। 2015 या 16 तक रिलीज जितनी मूवीज़ थी उसमें जितने गाने थे मैंने उसका कलेक्शन किया। अब 2000 से लेकर के लगभग एक साल में बड़ी सारी मूवीज रिलीज होती है, आपको पता होगा 100-200 तक हो जाती है संख्या उनकी। और बॉलीवुड की एक मूवी में लगभग कितने गाने, 4 से 5 गाने होते हैं। अब 4 से 5 गानों को कलेक्ट करना, तो आजकल क्या है कि बहुत सारे मूवीज के लिरिक्स जो आर्काइव बहुत सारे करते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं, lyricsmasti.com है, ऐसे कई सारे हैं, तो उनके पास इसका आर्काइव करते हैं वो लोग। तो अब मैनुअल कलेक्शन करना होगा तो मुझे बड़ी सारी परेशानी होगी। कैसे कलेक्ट करूंगा? एक एक गाना कहीं से वेबसाइट पे देखा, उसको कॉपी किया, एक जगह पेस्ट किया, एक फाइल में किया, तो पूरा लंबा प्रोसेस है। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कितना हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिख दिया कंप्यूटर का। वेबसाइट एक ही, 2 वेबसाइट जो ली, lyricsmasti.com, प्रोग्राम लिख दिया। प्रोग्राम ये था कि वो lyricsmasti.com को ऑटोमेटिक खोलेगा। प्रोग्राम खोल के सबसे पहला काम करेगा, जितने लिरिक्स हैं, जितने URL हैं, वहाँ पे अलग अलग लिंक होता है ना, जितने लिंक है उसको कॉपी करेगा, उसको खोलेगा, उसमें जो लिरिक्स मिलेगी उसको फोल्डर वाइज अरेंज कर देगा। तो पहले क्या किया, पहले पहला फोल्डर बनाया 2000, ईयर वाइज किया। पहला फोल्डर है 2000, तो 2000 के अंदर जितने मूवीज, मैं अगर आपको दिखाऊं स्ट्रक्चर उसका, तो अगर होगा जल्दी से, है 5 मिनट है मेरे पास, हाँ ठीक है। तो वो मैंने अरेंज किया ऐसे, जो 2000 के मूवीज थी उसको 2000 वाले फोल्डर में रखा। फिर मूवीज के नाम से फोल्डर था, मूवीज के नाम के बाद गानों के नाम से उसके अंदर टेक्स्ट फाइल बनाई, उस टेक्स्ट फाइल में उसके लिरिक्स थे ऑटोमेटिक प्रोग्राम से। तो करने के बाद लगभग 4000 मूवीज आई और कुछ बड़े सारे 4000 गाने आए और कितना 1000 कुछ मूवीज के नाम आए। और उसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम से मैंने एनालाइज किया कि उन गानों को कंपोज करने के लिए जो यूनिक शब्द थे लगभग 1,10,000 यूज हुए थे। फिर उनकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करी कि कौन सा शब्द कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट करी ऑटोमेटिक प्रोग्राम के थ्रू। बाद में ग्राफ बनाया तो पता चला हमें कि 2000 में जो मूवी रिलीज हुई थी उसमें मिक्सिंग लेवल जो था 2% या 3% था। 2001 में जो हुई थोड़ा सा बढ़ा। ग्राफ की जब हमने ग्राफ जनरेट किया तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2015 या 16 में जो मिक्सिंग हुई 17% दिखाई पड़ी, पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप देखेंगे तो और तेजी से बढ़ रही है। तो ये लैंग्वेज चेंज होने का भी साइन हो सकता है, धीरे धीरे लैंग्वेज शिफ्ट होने का साइन हो सकता है। तो
टेक्नोलॉजी कितनी मदद करी, डेटा कलेक्ट करना था, मैंने बिल्कुल 1-2 घंटे के प्रोग्राम का 4-5 घंटे की मेहनत से पूरा डेटा मेरे पास आ गया। तो हमें ऐसे काम करने की जरूरत है। ज्योतिष में बड़े सारे रिसर्चर हैं, कोई ज्योतिष का क्या टॉपिक पे काम आप लोग कर रहे हो? मैन्युस्क्रिप्ट है। बताया आपको ज्योतिष में 2 एस्पेक्ट है समाज में, एक लोग ज्योतिष को मानते हैं, दूसरे नहीं मानते, है ना? ना मानने का कारण है कि हमने साइंटिफिक एनालिसिस कहीं करी ही नहीं। ज्योतिष में एक प्रिडिक्शन बीमारी या गंभीर बीमारी के ऊपर भी होता है ना? तो अब जो लोग ना मानने, जो मानते हैं उनके लिए तो मार्केट है एक, है ना, रोजगार के लिए। जो नहीं मानते उनको कैसे कस्टमर बनाओगे आप? नहीं बना सकते। उनको अगर कस्टमर बनाना है तो क्या आपको करना चाहिए? कैंसर गंभीर बीमारी के रूप में है तो कैंसर पेशेंट से डेटा लो आप, लगभग 500, ठीक है? आप अपने उनका कुंडली बनाओ, आप अपने ज्योतिष से उनका प्रिडिक्शन दो और उनको भूल जाओगे उनको था, ठीक है ना, कैंसर, और प्रिडिक्ट करो क्या इन 500 कुंडली में कोई गंभीर बीमारी होने के चांसेस थे। अगर 400 मिल जाता कि थे तो आपका सामने प्रूफ है कि उनको हो गया बीमारी, और 400 डेटा भी आपका ज्योतिष भी बोल रहा है। लोगों को बताओ, लोग अपने आपके पास सीधे आएंगे। फायदा लोगों का क्या होगा? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी कब पता चलती है मैक्सिमम? जब अंतिम स्टेज पे होती है, ठीक है? अगर कुंडली देख के आपको पहले पता चल जाए कि आपको गंभीर बीमारी होने के चांसेस हैं तो आपको उपाय करने हैं। उपाय क्या करने हैं? कैंसर कारक चीजों का सेवन कम करना है, समय समय पे अपना चेकअप कराते रहना है, तो गंभीर होने से पहले आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ये समाज का फायदा हो। कितना अच्छा रिसर्च है, ऐसे हम करते ही नहीं, साइंस वाले ऐसे ही करते। पता है आपको कोरोना का वैक्सीन कैसे बनी? डेटा आया तभी तो बनी ना, एक्सपेरिमेंट किया। तो हम वो सारा रिसर्च करते ही नहीं। किसी भी फील्ड में हम ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, चाहे ज्योतिष हो, व्याकरण हो, साहित्य हो, धर्मशास्त्र, किसी भी चीज में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हमने छोड़ दिया है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे हमारी डिमांड नहीं होगी। वो करोगे, ज्योतिष के जर्नल में आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा, साइंस का जो जर्नल्स है ना वहां आपका पेपर पब्लिश होगा। जो हम आजकल स्कोपस और वो सारी बातें कर रहे हैं ना, वो सब आपके वहां पेपर पब्लिश होंगे। रियल डेटाबेस अगर आप एनालिसिस करोगे तो। एक तो मैंने ज्योतिष का दिया, ऐसे कई सारी चीजें हैं। वास्तु का बड़ा अच्छा स्कोप है, तो वास्तु में भी आप काम करें। आजकल टाउनशिप हो रहा है, टाउनशिप का कॉन्सेप्ट है ना आजकल, तो हम वास्तु कहाँ एंगेज करते हैं? आप अपने बताओ ना वास्तु कितना इंपॉर्टेंट था। वास्तु हमारे हेल्थ से लेकर के सारी चीजों को जो है ना करता है। तो वो कितने टाउनशिप में वास्तु कॉम्पिटेंट होता है पता ना? बाथरूम कहीं भी बन जाता है, घर में एंटर करते हैं कुछ कहीं भी बन जाता है। तो ये हमारी तो ज्ञान परंपरा है ना, ऐसे नहीं ऋषियों ने किया है कि ये जो ज्ञान परंपरा ऋषियों ने ऐसे नहीं लिख दिया है शास्त्र, उसका साइंस था उसके पीछे। इधर वो सारा वेंटिलेशन, दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेंटिलेशन की है, पता है ना आपको? किसी घर में वेंटिलेशन नहीं होगा तो बीमारी आएगी। धूप नहीं आएगी तो आपको पता है बहुत बड़े सारे कीटाणु या बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी घर में, तो वो सारी चीजें डेवलप होगी, बीमारियां आएंगी वहां पे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर ये रिसर्च आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये चीजें खैर पाठ्यक्रम में भी आनी चाहिए। तो चूंकि समय का संकेत हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मुझे सुना इतने देर तक। और CSU का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। थोड़ा समय कम है, फिर कभी स्पेशलाइज छोटे से टॉपिक के लोग के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।